हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग शिक्षा। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीआईबी के पेपर 2 की प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, जिसका मॉड्यूल ए हम देख रहे थे, जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस। और इसमें हम बात करेंगे आज चैप्टर 3 की ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ केवाईसी, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ नो योर कस्टमर। इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक देखने वाले हैं, केवाईसी नॉर्म्स किसको बोलते हैं, जो आरबीआई के द्वारा केवाईसी नॉर्म्स जो बनाए गए हैं, जो सभी बैंक्स पर एप्लीकेबल होते हैं, वो क्या होते हैं। फिर वायर ट्रांसफर के अंदर अगर कर रहे हैं, मतलब पैसा डिजिटली इलेक्ट्रॉनिकली हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसके क्या नियम रहेंगे। फिर अदर ऑपरेशंस एंड रेगुलेशंस, और कुछ अदर ऑपरेशंस हैं या रेगुलेशंस हैं जो बैंकों को मानना है, वो क्या है। फिर सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री क्या होती है, और मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, हम ट्रांजेक्शन की मॉनिटरिंग है किस प्रकार से करते हैं। तो ये सब टॉपिक जो है आपके सिलेबस में है, जो कि हाँ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये हमको ये जानना होगा कि केवाईसी क्या होता है। देखो, केवाईसी जो है, नो योर कस्टमर, आरबीआई ने ना बैंकों को ये कहा है कि आप जब कस्टमर बना रहे हो अपना, आप किसी भी व्यक्ति को जब अपना कस्टमर बना रहे हो, तब आपको कस्टमर के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वो कस्टमर कौन है, उसका अकाउंट खोलने का पर्पज़ क्या है, और जो उससे पैसा जो और लाएगा वो पैसा का सोर्स क्या होने वाला है। तो ये सब डिटेल जो है बैंक के पास होनी चाहिए। तो ये बैंक का कैसे कलेक्ट कर सकता है, जब बैंक कस्टमर से केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करता है। वो डॉक्यूमेंट्स कैसे क्या हो सकते हैं, जैसे उनकी आइडेंटिटी प्रूफ हो सकता है, बिजनेस के लिए उसकी बिजनेस की रिटर्न टैक्स रिटर्न हो सकती हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कौन किस प्रकार का व्यक्ति है, किस प्रकार का कस्टमर है, और उससे किस प्रकार के डॉक्यूमेंट हमको डिमांड करने हैं। तो ये सब जो है केवाईसी डॉक्यूमेंट्स कहा जाते हैं। अब हम इस चैप्टर के अंदर डीप में पढ़ेंगे कि क्या केवाईसी हर प्रकार के कस्टमर के लिए किस प्रकार के डॉक्यूमेंट मांगने हैं, कितने मांगने हैं, और कितने समय तक उसको डिमांड करनी है दोबारा। तो हम स्टार्ट करते हैं। द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 एंड द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मेंटेनेंस एंड रिकॉर्ड्स रूल्स PMLR lay down the legal requirement for all types of reporting entities to combat financial crimes। जैसे लास्ट जो चैप्टर 2 के अंदर उन्होंने बात करी थी कि PMLA एक्ट और प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड रूल्स, ये दोनों सारी रिपोर्टिंग एंटिटीज बोला जाता है जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को रिपोर्ट करती हैं, तो लाइक बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो उनको PMLA एक्ट के अंदर ये कहा जाता है कि आपको फाइनेंशियल क्राइम को कॉम्बैट करनी है, मतलब कम करना है, फाइनेंशियल क्राइम को रोकना है। तो उसके लिए आपको PMLA एक्ट और PMLR एक्ट को मानना है। बेस्ड ऑन दीज लॉज, द RBI हैज लेड डाउन स्पेसिफिक ऑपरेशनल नॉर्म्स फॉर बैंक्स एंड अदर एंटिटीज इट रेगुलेट्स। तो इस नॉर्म्स के आधार पर, इस लॉज के आधार पर आरबीआई ने ना कुछ गाइडलाइंस बनाई है जो माननी होगी बैंक्स को और अदर एंटिटीज जो वो आरबीआई रेगुलेट करता है। These contained in Master Direction for Know Your Customer Direction 2016। तो ये जो आरबीआई ने जो गाइडलाइंस इशू करी हैं, वो मास्टर डायरेक्शन, जो मास्टर सर्कुलर इशू किया है केवाईसी के ऊपर, नो योर कस्टमर, जो 2016 में आरबीआई ने इशू किया। और ये मानना किसको है, बैंक्स को और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि आरबीआई रेगुलेट करता है, लाइक एनबीएफसी और बैंक्स, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट है, इन सबको ये केवाईसी नॉर्म्स का पालना करना है। और आरबीआई ने ये इसलिए बनाया क्योंकि आरबीआई इंडिया के अंदर PMLA एक्ट 2002 लागू हो गया था, और इसी के तहत फिर आरबीआई ने बैंकों के ऊपर मास्टर डायरेक्शन ऑफ केवाईसी इशू किया। द डायरेक्शंस आल्सो अप्लाई इन द ओवरसीज ब्रांचेस एंड मेजॉरिटी ओन्ड सब्सिडरीज ऑफ इंडियन बैंक। और ये जो डायरेक्शन है, मास्टर डायरेक्शन, ये इंडियन बैंक की जो ओवरसीज ब्रांचेज हैं, जो विदेशों में ब्रांचेस होने हैं, उनके ऊपर लागू होगा। और उनकी सब्सिडरीज, बैंक की कोई सब्सिडरी है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा की सब्सिडरी है बड़ौदा कार्ड्स, ठीक है, जो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस करती है, तो ये जो रूल्स होंगे केवाईसी के, ये उन पर भी लागू होंगे। इफ देर इज ए डिफरेंस बिटवीन द केवाईसी AML स्टैंडर्ड्स ऑफ आरबीआई एंड द होस्ट कंट्री, और अगर इंडिया में जो आरबीआई की डायरेक्शंस हैं वो, और अगर हमारा कोई ओवरसीज बैंक है जो मान लो कि यूएसए में काम करता है, तो इन दोनों के देशों में जो भी केवाईसी की गाइडलाइंस होंगी, केवाईसी या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की जो गाइडलाइंस होंगी, तो इसमें यह देखा जाएगा कि जिसकी ज्यादा स्ट्रिंजेंट लॉज होंगे, मतलब जिसके ज्यादा सख्त नियम होंगे, तो वो बैंक उस देश के नियम मानेगा। जैसे एसबीआई अपनी ब्रांच यूएसए में खोलता है,
ठीक है। अब मान लो यूएसए के जो लॉज हैं मनी लॉन्ड्रिंग या केवाईसी को लेके, वो इंडियन गवर्नमेंट से ज्यादा स्ट्रिंजेंट है, ज्यादा कड़े नियम है। तब जो एसबीआई यूएसए ब्रांच होगी उसको भी फिर यूएसए के रूल मानने होंगे, ना कि इंडियन गवर्नमेंट के। द ब्रांचेस आर रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट मोर स्ट्रिंजेंट आउट ऑफ टू, तो उसको फिर ज्यादा स्ट्रिंजेंट रूल को मानना होगा। ठीक है। तो हमने ये देखा कि अंडर पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत बैंकों को, जिनको रिपोर्टिंग एंटिटीज बोलता है, उनको फिर गवर्नमेंट की सहायता करनी होगी फाइनेंशियल क्राइम को कम करने के लिए। फिर उसके लिए आरबीआई ने मास्टर सर्कुलर जो निकाला है, मास्टर डायरेक्शन नो योर कस्टमर डायरेक्शन 2016, उसके तहत फिर बैंकों को केवाईसी नॉर्म्स और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज मानने होंगे। और जो बैंक, ये लॉज जो हैं बैंकों के ऊपर और अदर फाइनेंशियल एंटिटीज पे लागू होंगे जो कि आरबीआई द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। और अगर रेगुलेटेड एंटिटीज की कोई सब्सिडरी है या ओवरसीज ब्रांचेस हैं तो उनको भी ये रूल मानने होंगे। और अगर कोई फॉरेन ब्रांच किसी दूसरे देश के जो लॉज हैं वो ज्यादा सख्त हैं तो हमको उस देश के लॉज मानने होंगे। मतलब कहने का ये मतलब है, अगर इंडिया के लॉज ज्यादा स्ट्रिंजेंट हैं ओवरसीज ब्रांच के लिए और यूएसए के लॉज जो हैं वो इतने स्ट्रिंजेंट नहीं है, तो फिर उस बैंक को इंडिया के लॉ मानने होंगे। और अगर यूएसए के लॉ ज्यादा स्ट्रिंजेंट है तो वो मानने होंगे। मतलब जो ज्यादा सख्त नियम होंगे उसको ही उस ब्रांच को या उस ओवरसीज ब्रांच को फॉलो करना होगा। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक है नो योर कस्टमर नॉर्म्स, केवाईसी नॉर्म्स नो योर। अब इसके अंदर ये थोड़ा लेंथी टॉपिक होगा, आपको पहले ही मैं बता देता हूँ, पर इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो मैं आपको बताऊंगा रूल्स, और वो ही आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पूरे एग्जाम का। क्योंकि इसमें से बहुत सारे जो टर्म्स हैं वो पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर। द आरबीआई इंस्ट्रक्शन कवर द रिक्वायरमेंट फॉर कस्टमर एक्सेप्टेंस एंड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन। तो आरबीआई बैंकों को इंस्ट्रक्ट करता है कि आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है कि जब आप कस्टमर को एक्सेप्ट करोगे और कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन करोगे। मतलब किसको एक्सेप्ट करना है, एज ए कस्टमर बनाना है, और कस्टमर बनाते समय उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या चीजें देखनी है, ये सब इसमें केवाईसी नोट्स में लिखा गया है। तो इसमें केवाईसी के अंदर पहला जो टॉपिक है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। एवरी बैंक मस्ट हैव द कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। द पॉलिसी laid down the criteria for accepting a new customer, keeping the risk of money laundering and terrorism financing in mind. The cap should include the following rules. तो आरबीआई को बैंकों को अपने कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी के अंदर इंश्योर करना होगा कि वो नए कस्टमर को ऐड करने के लिए, मतलब नए कस्टमर को अपने साथ जोड़ने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और के रिस्क और फाइनेंशियल टेररिज्म फाइनेंसिंग के रिस्क जो है वो अपने दिमाग में रखते हुए नए कस्टमर को जोड़ेगा। और इसमें जो जो शर्तें लिखी गई हैं कि किसको हम कस्टमर जोड़ सकते हैं, जैसे कि नो अकाउंट शुड बी ओपन इन एन एनोनिमस फिक्टिशियस और बेनामी नेम। तो कोई भी बैंक किसी भी कस्टमर का अकाउंट जो खोल रहा है तो वो कोई भी बेनामी नेम से या कुछ एनोनिमस नेम से नहीं होना चाहिए। मतलब कि उस कस्टमर का प्रॉपर सही नाम, सरनेम, फर्स्ट नेम जो भी है वो उसके आधार उसी के ऊपर नाम खोलेगा। और अगर वो कस्टमर कोई एंटिटी है तो उस एंटिटी के नाम से अकाउंट खुलेगा। कोई भी बिनामी नेम से या कोई फिक्टिशियस नाम से उसका अकाउंट नहीं खोल सकता कोई बैंक। सेकंड जो नियम है, नो अकाउंट शुड बी ओपन इफ द बैंक कैन नॉट अप्लाई appropriate customer due diligence measures either because of the customer is not cooperating or because the document they provide are not reliable। और अगर कोई भी बैंक तब तक कस्टमर का अकाउंट नहीं खोलेगा जब तक उस कस्टमर की ड्यू डिलीजेंस अच्छे से नहीं कर लेता। ड्यू डिलीजेंस क्या होता है कि कस्टमर की प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करना और उसका अकाउंट खोलते समय हमको बहुत ही सावधानी बरतना जिससे कि कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन हो पाए और कोई गलत कस्टमर या कुछ टेररिस्ट टाइप का कस्टमर इस हमारे बैंक के साथ ना जुड़ जाए। टेररिस्ट इसलिए क्योंकि वेरियस रिपोर्ट्स जो हैं वो एफएटीएफ द्वारा इशू की जाती हैं जिसके अंदर टेररिस्ट पर्सन के नाम होते हैं। तो इस प्रकार से हमको ड्यू डिलीजेंस के साथ काम करना होगा जिससे कि गलत कोई संस्था जो कि सैंक्शन संस्था हो उसका अकाउंट ना खुले और कोई भी गलत व्यक्ति जो कि इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है उसका अकाउंट ना खोले। तो हमको ड्यू डिलीजेंस बरतना होगा। और भले ही वो कस्टमर हमसे हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, अकाउंट की प्रॉपर जानकारी आपके बारे में नहीं दे रहा, अपने बारे में नहीं दे रहा और प्रॉपर डॉक्यूमेंट हमको प्रोवाइड नहीं कर रहा, तब तक हम उसका अकाउंट खोलेंगे ही नहीं। मतलब जब तक हमको हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगा तब तक हम उसका अकाउंट नहीं खोलेंगे। नो ट्रांजेक्शन और अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप शुड बी स्टार्टेड विदाउट फर्स्ट कंप्लीटिंग द कस्टमर ड्यू डिलीजेंस प्रोसीजर। और कोई भी ट्रांजेक्शन उस अकाउंट में नहीं हो सकती जब तक कस्टमर की ड्यू डिलीजेंस अच्छे से पूरी नहीं हो सकती।
द पॉलिसी शुड क्लियरली स्टेटेड द सर्कमस्टेंसेस इन विच ए कस्टमर इज परमिटेड टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन और एंटिटी। और जो बैंक कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी बनाएगा तो वो पॉलिसी एकदम क्लियरली बताएगी कि अगर कोई व्यक्ति किसी के बिहाफ पे कोई कोई अकाउंट यूज कर रहा है, कोई मतलब कोई एंटिटी जैसे कोई कंपनी है और उसके बिहाफ पे कोई पर्सन अकाउंट चला रहा है, तो हमारी जो पॉलिसी रहेगी बैंक की वो एकदम क्लियरली होनी चाहिए कि उसको क्या, वो किस प्रकार से अपना अकाउंट यूज कर पाएगा। जैसे बेनिफिशियरी ओनर जिनको बोलते हैं कंपनी के बिहाफ पे जो चला रहा है, द बैंक मस्ट इंश्योर दैट द आइडेंटिटी ऑफ द कस्टमर डज नॉट मैच विद एनी पर्सन और एंटिटी हुज नेम अपीयर्स इन द सैंक्शन लिस्ट ऑफ सर्कुलेटेड बाय आरबीआई। अब आरबीआई क्या है, एक सैंक्शन लिस्ट जारी करती है, तो बैंक को अकाउंट खोलने से पहले ये इंश्योर करना होगा कि वह व्यक्ति का नाम आरबीआई द्वारा बताई गई सैंक्शन लिस्ट के अंदर तो नहीं है। अब ये आरबीआई यूजुअली क्या है, इन इन सैंक्शन लिस्ट में उसको डालती है जो कि क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जो गवर्नमेंट जो आरबीआई द्वारा डेजिग्नेटेड किए गए हैं, ठीक है। या फिर कोई विलफुल डिफॉल्टर हो सकते हैं जिनका कि बैंकिंग सुविधाओं से दूर करने के लिए उनको आरबीआई ऐसी लिस्ट बनाती है। द बैंक मस्ट वेरीफाई द परमानेंट अकाउंट नंबर ऑब्टेन फ्रॉम द कस्टमर। और जो बैंक को पैन नंबर कस्टमर द्वारा दिया जा रहा है तो वो बैंक को वेरीफाई करना चाहिए। द बैंक मस्ट वेरीफाई द डिजिटल सिग्नेचर इफ द कस्टमर प्रोवाइड्स एन इको डॉक्यूमेंट। और जो कस्टमर द्वारा डॉक्यूमेंट प्राप्त कराए जा रहे हैं, बैंक को वैसे तो सभी डॉक्यूमेंट क्रॉस चेक करनी है, वेरीफाई करनी है, लेकिन कोई डिजिटल सिग्नेचर के साथ ई डॉक्यूमेंट्स मतलब कोई डिजिटली कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है तो बैंक को उसका डिजिटल सिग्नेचर भी चेक करना होगा कि वह क्या वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो ऑथेंटिक है या नहीं है। The KYC policy must specify the mandatory information to be obtained during the account opening and periodic updation. Any optional information should be obtained only the customer prior consent. और जो हमारी KYC पॉलिसी होगी वो उसके लिए मैंडेटरी है कि हमको उस साफ साफ कस्टमर को बताना होगा कि हमको अकाउंट ओपनिंग के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और उसके पीरियोडिक अपडेशन कब कब हमको मांगना होगा। पीरियोडिक अपडेशन मतलब कि उसकी केवाईसी जब हम कस्टमर से ले रहे हैं तब केवाईसी लेने के बाद हमको उसको एक रिस्क सेगमेंट में अंदर कस्टमर को रखते हैं। अब हमको पीरियोडिक अपडेशन करते रहना होगा कि क्या वो कस्टमर का रिस्क सेगमेंट अब चेंज तो नहीं हो गया है, ठीक है। तो केवाईसी की पीरियोडिक अपडेशन जरूरी है। इन द केस ऑफ जॉइंट अकाउंट्स द CDD कस्टमर ड्यू डिलीजेंस मस्ट बी कैरिड आउट फॉर ऑल जॉइंट अकाउंट होल्डर। और जब कभी हम जॉइंट अकाउंट को ओपन करने जा रहे हैं तब हमको सभी अकाउंट होल्डर्स की कस्टमर ड्यू डिलीजेंस के साथ काम करना होगा और हमको सभी कस्टमर की केवाईसी लेनी होगी। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी डज नॉट लीड टू द डिनायल ऑफ बैंकिंग फैसिलिटी टू द जनरल पब्लिक स्पेशली दोज हु आर फाइनेंशियली एंड सोशली डिसएडवांटेज। और हमको ये भी इंश्योर करना होगा कि कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी जो हमारा बैंक बनाएगा तो उसमें कभी भी ये चीज नहीं होनी चाहिए कि हम किसी को भी बैंकिंग फैसिलिटीज को डिनाइल कर दें, मतलब किसी को मना कर दें। मना हम तभी कर पाएंगे जब वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगा या प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हमको प्रोवाइड नहीं करेगा। और यूजुअली तो अगर कोई जनरल पब्लिक जो कि सोशली डिसएडवांटेज्ड है, जैसे कोई रूरल पब्लिक है जिसको बैंकिंग सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा, और या फिर वो कोई हैंडीकैप्ड है, इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं, या फिर वो जनजातीय के साथ आता है जैसे ST SC OBC, तो इस प्रकार के कुछ कैटेगरी से आता है, तब भी हमको ये इंश्योर करना होगा कि इनको बैंकिंग सुविधाओं का लाभ जरूर मिले, हम इनको मना ना कर दें, मतलब बैंक के साथ जुड़ने के लिए, ठीक है। तो हमने KYC नॉर्म्स के अंदर हमने ये देखा कि कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी सभी बैंक्स को बनानी होगी और इसके अंदर बैंक को इंश्योर करना होगा कि हमारा जो कस्टमर होगा वो किसी भी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग के अंदर भागीदारी ना निभा रहा हो। अब बैंक के ऊपर कुछ रूल है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी के अंदर, वो बैंक को मानने जरूरी है। जैसे कस्टमर बैंक किसी का भी बेनामी नाम से या एनोनिमस नाम से अकाउंट नहीं खोल पाएगा, और जब अकाउंट खोलने जाएंगे तब हमको प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस करना होगा। और अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से अकाउंट चला रहा है तो उसका प्रॉपर केवाईसी हमको लेना होगा। लाइक किसी कंपनी का जो अकाउंट है वो बेनिफिशियल ओनर का जो मेन बेनिफिशियरी वो बेनिफिशियल ओनर होगा। मान लो कंपनी है, कंपनी चलाई जा रही है उसके बोर्ड ऑफ मेंबर्स के द्वारा, ठीक है, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, सॉरी, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर जो बेनिफिशियरी ओनर होगा, मतलब उस कंपनी से जिसको फायदा हो रहा है, तो उसकी केवाईसी बैंक को लेनी होगी, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है।
फिर और आरबीआई द्वारा कोई ऐसी ऐसी लिस्ट निकाली जा रही है, सैंक्शन लिस्ट, जिसमें व्यक्तियों के जो नाम है या एंटिटी के नाम है, तो उसका अकाउंट हमको नहीं खोलना है। और जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं हमारे कस्टमर के द्वारा, लाइक पैन, आधार या किसी भी तरह का, वो हमको वेरीफाई करने होंगे उनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट पर जाकर। और अगर वो डिजिटल डॉक्यूमेंट हमको कोई प्राप्त करा रहा है तो उसका डिजिटल सिग्नेचर भी हमको वेरीफाई करना होगा। और हमको जो केवाईसी कस्टमर से लेनी है तो उसका पीरियोडिक अपडेशन जरूरी है। थोड़े थोड़े समय में उसको हम केवाईसी को अपडेट करते रहेंगे। और हमको कोई भी अकाउंट तब तक नहीं खोलना जब तक हम पूरा कस्टमर ड्यू डिलिजेंस नहीं कर रहे थे। और जॉइंट अकाउंट के केस में हमको सभी अकाउंट होल्डर की केवाईसी लेना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। तो ये अभी जो हम देख रहे हैं ना, ये पूरा केवाईसी टॉपिक ही चल रहा है हमारा। केवाईसी के अंदर कस्टमर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कस्टमर को एक्सेप्ट कर लिया, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कैसे किस प्रकार से होता है। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन मीन्स आइडेंटिफाइंग द कस्टमर एंड वेरीफाइंग देयर आइडेंटिटी यूजिंग रिलायबल इंडिपेंडेंट सोर्स डॉक्यूमेंट्स, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो हम कस्टमर आइडेंटिफाई तब कर सकते हैं जब कस्टमर हमको एक रिलायबल और इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट देगा, मतलब आपको हमारी आईडी पता बताएगा और हमको जो डेटा प्रोवाइड करेगा जिससे हम पता कर सकते हैं कि कस्टमर कौन है, किस प्रकार का कस्टमर है, उसकी फाइनेंशियल नीड्स क्या है। जैसे हमको अगर कोई कस्टमर आके ये बताता है कि मैं सैलरीड पर्सन, मैं टीचर हूँ, ठीक है, तब हमको ये पता लगेगा कि सैलरीड पर्सन है, इसको एक सेविंग अकाउंट चाहिए, ठीक है, इसकी एज ग्रुप क्या है। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमको तभी अकाउंट ओपनिंग के समय पता चलेगी जब कस्टमर हमको अपने बारे में बताएगा। तो मतलब कस्टमर को आइडेंटिफाई हम करेंगे। अब कस्टमर आइडेंटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड द फॉलोइंग केसेस। कस्टमर आइडेंटिफाई हमको इतने केसेस में जरूरत पड़ती है। अकाउंट ओपनिंग, वेन एवर ए न्यू अकाउंट इज स्टार्टेड, जब हम कस्टमर का अकाउंट खोलने जा रहे हैं तब हमको कस्टमर आइडेंटिफाई करना है। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, इफ ए नॉन अकाउंट होल्डर वांट टू सेंड मनी अब्रॉड, अगर कोई व्यक्ति हमारे पास ब्रांच में आता है और वो हमारा अकाउंट होल्डर नहीं है लेकिन वो विदेश में पैसा भेजना चाह रहा है, तब भी हमको उसका आइडेंटिफिकेशन करना होगा। डाउट अबाउट एग्जिस्टिंग कस्टमर, इफ द बैंक फील्स द इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन इज फॉल्स एंड सस्पिशियस, अगर हमको किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर पे डाउट हो जाता है कि वो व्यक्ति की जो इन्फॉर्मेशन जो हमको प्रोवाइड करवाई गई है वो फॉल्स है और वो कोई सस्पिशियस इन्फॉर्मेशन है, तब हम वापिस से कस्टमर आइडेंटिफिकेशन करेंगे। हाई वैल्यू प्रोडक्ट परचेज, when selling or issuing product like insurance, mutual fund, prepaid card for more than 50,000, और अगर हम 50,000 रुपये से ज़्यादा कोई हाई वैल्यू प्रोडक्ट कस्टमर को सेल कर रहे हैं तब भी हमको कस्टमर आइडेंटिफिकेशन दोबारा से करना होगा, मतलब हमको जानना होगा कस्टमर कौन है। हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन बाय वॉक इन कस्टमर, एनी सिंगल कैश अदर ट्रांजेक्शन अबव 50,000, अगर कोई वॉक इन कस्टमर आता है, ऐसा कस्टमर जिसका हमारा अकाउंट होल्डर नहीं है और वो कैश ट्रांजेक्शन करना चाहता है 50,000 से ज़्यादा, तब भी हमको उसके बारे में जानकारी लेनी होगी। जैसे आपने देखा होगा हमारे बैंक के अंदर कोई व्यक्ति 50,000 रुपये जमा करवाने आया और अकाउंट होल्डर के अकाउंट के अंदर पैन नंबर नहीं है, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, तब हम उस कस्टमर से उसकी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ मांगते हैं, तो हम उनसे फॉर्म 60 फिल करवाते हैं। तो वो क्या हम कर रहे हैं, हम वॉकिंग कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन वेरीफाई कर रहे हैं। फिर है स्ट्रक्चरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, इफ द कस्टमर ट्राइज टू ब्रेक अप ए बिग ट्रांजेक्शन इनटू स्मॉलर वंस टू अवॉइड 50,000 लिमिट, और जो ये लिमिट है 50,000 रुपये की, वो कस्टमर ये कर रहा है कि वो 50,000 की लिमिट को ब्रेक कर रहा है, जानबूझ के ब्रेक कर रहा है कि जिससे क्या उसको बैंक को आइडेंटिफिकेशन नहीं देना होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी हम उससे आइडेंटिफिकेशन मांग सकते हैं। तो बैंक को है केवाईसी पॉलिसी के अंदर कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी बनानी होगी जो हमने ऊपर बात कर ली, देन कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर फॉलो करने होंगे। और कस्टमर आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है कि कस्टमर को जानना, बैंक को अधिकार है कि बैंक कस्टमर को जान सकता है कि वो कौन है, उसका डॉक्यूमेंट्स डिमांड कर सकता है और उसकी इंफॉर्मेशन के हिसाब पे बैंक अपना बिजनेस जो है कर सकता है। जैसे ये कब कब हम उनसे मांग सकते हैं, कस्टमर से हम मांग सकते हैं अकाउंट ओपनिंग के समय, या फिर वो कस्टमर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर करने जा रहा है तब मांग सकते हैं। फिर अगर कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर है उस पर हमको डाउट हो जाता है कि इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो फॉल्स है या सस्पिशियस है, तब भी हम उससे इन्फॉर्मेशन की डिमांड कर सकते हैं। या फिर उसको कोई हाई वैल्यू प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मतलब 50,000 से ऊपर का कोई प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं हम, तब भी हम उससे डिमांड कर सकते हैं, लाइक म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस। और फिर कोई वॉकिंग कस्टमर है जो कि 50,000 रुपये से ज़्यादा की ट्रांजेक्शन करना चाहता है, तब उससे डिमांड कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो 50,000 की लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाह रहा, मतलब वो अपनी ट्रांजेक्शन को ब्रेक कर रहा है छोटी छोटी ट्रांजेक्शन में,
तब भी हम जो है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस लाइज विद द बैंक इवन इफ इट रिलाइज ऑन द थर्ड पार्टी फॉर द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। और जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन की, वो बैंक पर निर्धारित होती है। और अगर बैंक किसी थर्ड पार्टी पर बेस्ड है कि थर्ड पार्टी कोई प्रोडक्ट थर्ड पार्टी के थ्रू अपना प्रोडक्ट सेल करवा रहा है, तो वो इंश्योर करना होगा बैंक को कि वो थर्ड पार्टी जो है वो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रॉपरली करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो कस्टमर ड्यू डिलीजेंस प्रोसीजर्स। अब ड्यू डिलीजेंस क्या होता है कि हम प्रॉपर कस्टमर की आइडेंटिटी प्रूफ लें, फिर उसकी हम चाहें तो लोकेशन पूछ सकते हैं, या हम उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जब ड्यू डिलीजेंस का मतलब है कि हम सावधानी पूर्वक कोई भी काम करें बैंक के अंदर। अब जैसे जब हम अकाउंट खोल रहे हैं तब हमको ड्यू डिलीजेंस बरतनी होगी कि हम वो कस्टमर कौन है, उसका पर्पस क्या है, उसका इनकम सोर्स क्या है। तो ये जो चीजें हम देखते हैं ना, तो इसी को ड्यू डिलीजेंस प्रोसीजर कहते हैं। अब ये इंडिविजुअल के केस में अलग हो सकती है, और एंटिटी का कोई अकाउंट खोल रहे तो उसके लिए अलग हो सकती है, सोल प्रोप्राइटर कोई है तो उसके लिए अलग हो सकती है। तो ये हम पढ़ेंगे कि ड्यू डिलीजेंस के जो लॉज हैं वो क्या बोलते हैं। ड्यू डिलीजेंस कस्टमर ड्यू डिलीजेंस इंक्लूड्स customer identification, but it also involves obtaining information about the customer location, their activities and purpose for which they will use the banking service। तो ड्यू डिलीजेंस के अंदर हम कस्टमर की लोकेशन मतलब कस्टमर का एड्रेस कि वो कहाँ रहता है, उसकी आइडेंटिटी प्रूफ, और वो एक्टिविटीज उसकी पूछ सकते हैं कि वो क्या काम करता है और उसको बैंकिंग सुविधाओं का लाभ क्यों चाहिए। ठीक है, अब इंडिविजुअल के केस में हम क्या ड्यू डिलीजेंस बरतते हैं। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंडिविजुअल्स वेदर दे आर अकाउंट होल्डर, बेनिफिशियरी ओनर और ऑथराइज सिग्नेटरी। अब हमको इंडिविजुअल के केस के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स लेने होंगे इंडिविजुअल से, चाहे वो अकाउंट होल्डर है, चाहे वो उस अकाउंट का बेनिफिशियरी ओनर है, या ऑथराइज सिग्नेटरी है, मतलब किसी और व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को ऑथराइज कर रखा है कि वो बैंकिंग कर सकता है मेरे बिहाफ पे। ठीक है, तो इनके लिए हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहला है तो आधार कार्ड। इफ रिसीविंग गवर्नमेंट बेनिफिट्स और प्रोवाइडेड वॉलंटरी और ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स। अब ओवीडीज जो है 6 ओवीडीज हैं। अब हमको क्या करना है, कस्टमर से आधार कार्ड की डिमांड करनी है। आधार कार्ड हम तब अनिवार्य रूप से मांग सकते हैं जब वो गवर्नमेंट बेनिफिट का लाभ ले सकते हैं, और नहीं अगर वो खुद से देना चाहे तो भी हम उससे ले लेंगे। लेकिन अगर वो आधार कार्ड नहीं देना चाह रहा तो फिर हम ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट जो ओवीडीज हैं वो हम उससे लेंगे। फिर देन हम लेंगे फोटोग्राफ, हम उस कस्टमर से फोटोग्राफ की डिमांड करेंगे। देन उनसे मांग सकते हैं फॉर्म 60 या फिर पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन नंबर हम अगर कोई कस्टमर आके बोलते हैं मेरे पास पैन नहीं है तो हम उससे हम फॉर्म 60 भी भरवा सकते हैं, और अगर पैन दे दे तो बहुत भी बढ़िया, क्योंकि पैन जो है हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डायरेक्ट लिंक रहता है। देन है एनी अदर डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग द नेचर ऑफ बिजनेस और फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द बैंक में रिक्वायर। और इसके अलावा अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स हमको लगता है कि हमारे जो उस कस्टमर के बिजनेस को प्रूफ होगा या उसकी फाइनेंशियल स्टेटस का प्रूफ होगा, तो वो भी हम उससे डिमांड कर सकते हैं। जैसे एचएनआई के केस में एचएनआई अकाउंट अगर खोल रहे हैं तो हम उससे लास्ट ईयर की आईटीआर डिमांड कर सकते हैं कि उसने जो लास्ट ईयर इनकम टैक्स रिटर्न भरी थी तो वो कितनी थी। ठीक है, तो इंडिविजुअल के केस में हम उसे आधार नंबर या ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स ओवीडी, और ये सर्टिफाइड कॉपी होगी मतलब उसका सर्टिफाइड उसके द्वारा अटेस्टेड होगी, उसका साइन होगा, वो मांग सकते हैं। और फिर एक फोटोग्राफ, पैन नंबर नहीं है तो फॉर्म 60 और अदर डॉक्यूमेंट्स जो भी बैंक को रिक्वायरमेंट लगती है। अब कौन कौन सी ओवीडीज हैं, ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं बैंक जो मांग सकता है, ये 6 डॉक्यूमेंट्स हैं जो बैंक ओवीडी के दर्जा देता है। जैसे उस व्यक्ति का पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार नंबर। प्रूफ ऑफ पोजेशन आधार नंबर क्या होता है, जैसे हम आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो आधार कार्ड तो बनवाने गए, लेकिन आधार कार्ड ऐसा तो नहीं उसी टाइम बन जाएगा, तो हमको वो एक रिसीट देगा। वो जो रिसीट है ना उसके आधार पर भी हम उसका अकाउंट खोल सकते हैं, तो वो होता है प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार नंबर, मतलब आपने प्रूफ दिया कि आपके पास आधार नंबर है। देन वोटर आइडेंटिटी कार्ड, और नेक्स्ट है जॉब कार्ड इशूड बाय नरेगा। तो जो नरेगा स्कीम है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ठीक है, तो इसके अंदर जो जॉब कार्ड इशू किया जाता है वो भी हम एक ऑफिशियल वैलिड प्रूफ मानते हैं। नेक्स्ट है लेटर इशूड बाय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के द्वारा आपको अगर लेटर इशू किया जा रहा है तो वो लेटर दिखाकर भी व्यक्ति अकाउंट खुलवा सकता है, और इसको भी बैंक ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स मानता है। तो ये जो 6 ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको जरूर याद रखनी है, और ये भी इंपॉर्टेंट है।
और एग्जाम के अंदर आपसे इसी के अंदर से हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है कि आपको बताएगा कि आउट ऑफ दिस फोर विच वन इज द नॉट द ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट, ओवीडी नहीं है। ठीक है, तो आपको में से तीन इसके नाम होंगे और चौथा कोई और डॉक्यूमेंट का नाम होगा, तो आपको फिर सेलेक्ट करना होगा कौन सा इसमें डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये सब ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं जो बैंक एक्सेप्ट करता है। इफ द बैंक does not have updated address, the customer can submit one of the following documents for the limited purpose of address proof and must submit the OBD with the current address within 3 months। अब मानो कोई कस्टमर का अपडेटेड एड्रेस नहीं है उसकी आईडी पे, आइडेंटिटी प्रूफ पे या ओबीडी पर उसका अपडेटेड एड्रेस नहीं है, तब उस कंडीशन में क्या होगा कि कस्टमर को ये डॉक्यूमेंट्स जमा करवा सकता है अकाउंट ओपनिंग के समय, और उसके 3 महीनों के अंदर अंदर उसको करंट एड्रेस के साथ ओबीडी जमा मत करवाना होगा। मतलब आइडेंटिटी जो अपनी है वो 3 महीने के अंदर अपडेटेड एड्रेस के साथ जमा करानी होगी। अब वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे यूटिलिटी बिल नॉट मोर देन 2 मंथ्स ओल्ड, तो मतलब वो यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो जमा करवा सकता है, या वाटर बिल, गैस बिल, तो इस प्रकार के बिल जो है बैंक को जमा करवा सकता है जो कि 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वो करवा सकता है प्रॉपर्टी और म्यूनसिपल टैक्स रिसिप्ट। अब जो म्यूनसिपल टैक्स पे किया जाता है या प्रॉपर्टी टैक्स पे किया जाता है म्यूनसिपलिटी को, तो उसकी टैक्स की रिसीट जो है वो बैंक एक्सेप्ट करता है एज एड्रेस प्रूफ, और जब उसका एड्रेस जो करंट एड्रेस में उसकी आइडेंटिटी प्रूफ चेंज हो जाएगी तब उसको 3 मंथ के अंदर जमा कराना होगा। नेक्स्ट वो करवा सकता है पेंशन एंड फैमिली पेंशन पेमेंट ऑर्डर। तो पेंशन ऑर्डर जो गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है तो वो भी बैंक एज टेम्परेरी एड्रेस प्रूफ एक्सेप्ट करता है। लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ एकोमोडेशन फ्रॉम गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयर्स, और या ऐसा लेटर जो क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाया, जैसे पीएम आवास योजना चल रही है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो घर देती है आम जनता को, तो वहाँ वो लेटर इशू करती है गवर्नमेंट जनता के लिए जो उनका घर अलॉट हुआ, तो वो लेटर भी हम एक्सेप्ट करते हैं बैंक एज ए टेम्परेरी एड्रेस प्रूफ। और या फिर पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय कोई पब्लिक सेक्टर की कंपनी ने अपने कर्मचारियों को घर दिया तो वो भी हम एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर एड्रेस ना होने की, एड्रेस प्रूफ करंट एड्रेस नहीं है, तब भी वो अकाउंट खुलवा सकता है और उसको टेम्परेरी रूप में यूटिलिटी बिल दे सकता है, प्रॉपर्टी और म्यूनसिपल टैक्स की रिसीट दे सकता है, पेंशन और फैमिली पेंशन एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर दे सकता है, और या फिर वो अलॉटमेंट लेटर दे सकता है, अकोमोडेशन लेटर दे सकता है, मतलब जो उसको घर मिला है सरकार से या पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयर से, तो उसका लेटर भी वो बैंक स्वीकार करता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि इंडिविजुअल के केस में अंदर बैंक को क्या क्या ड्यू डिलीजेंस को है बरतना होता है। सबसे पहले तो हमको उस व्यक्ति से, उस कस्टमर से आधार कार्ड की डिमांड करनी है, तब करनी है अगर वो गवर्नमेंट बेनिफिट ले रहा है, नहीं तो फिर हम उससे ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट ओबीडी ही ले सकते हैं। अब आपसे ये जरूर पूछ सकता है कि हम इंडिविजुअल अकाउंट खोलने जा रहे हैं, एक केस स्टडी के रूप में पूछ सकता है, तो हमको क्या क्या चीज़ उससे डिमांड करेंगे, तो हम उससे ओबीडी मांगेंगे, फिर उससे रिसेंट एक फोटोग्राफ मांगेंगे, और पैन नंबर, अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड लेंगे, और अगर नहीं है तो फॉर्म 60 मांगेंगे। और अगर उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स जो हमको लगता है कि उसका नेचर ऑफ बिजनेस या नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस है, तो उसके आधार पर जो अगर कोई और डॉक्यूमेंट हमको लगता है तो उससे हम डिमांड करेंगे। अब ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट जो ओबीडी की हमने बात करी, तो ओबीडी जो बैंक मानता है वो ये 6 ओबीडी हो सकती हैं, उसका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पोजेशन ऑफ आधार कार्ड, उसका प्रूफ, वोटर आईडी कार्ड, जॉब कार्ड बाय नरेगा, और लेटर इशूड बाय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो ये 6 ही डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम ओबीडी का दर्जा देते हैं, और ये ही हम उनसे लेंगे। कई बार तो ओबीडी की फुल फॉर्म ही पूछ लेता है, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स, ये आपको याद रखनी है, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, और ऑप्शन में क्या दे देगा, ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट। ठीक है, इतना ही फर्क रखेगा, पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियली है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर उस व्यक्ति का एड्रेस, करंट एड्रेस नहीं है उसकी आईडी पे, तब उस केस में वो यूटिलिटी बिल दे सकता है, प्रॉपर्टी और म्यूनसिपल टैक्स रिसीट दे सकता है, पेंशन का ऑर्डर दे सकता है, और अकोमोडेशन जो अगर उसे गवर्नमेंट से या प्राइवेट पब्लिक एम्प्लॉयर से मिला तो उसका अलॉटमेंट लेटर भी दे सकता है। लेकिन ये उससे बैंक अकाउंट खोल देगा, लेकिन 3 मिनट के अंदर अंदर उसको अपना ओबीडी जमा करना होगा जिसके ऊपर करंट एड्रेस प्रूफ एड्रेस होगा। ठीक है, ये हमने देख लिया इंडिविजुअल के केस में। अब है अगर वो कस्टमर जो है सोल प्रोप्राइटर फर्म है, अगर कोई फर्म जो है और वो सिंगल प्रोप्राइटर के द्वारा चलाई जा रही है, तो उस केस में हम उससे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करेंगे। फॉर ए सोल प्रोप्राइटर द बैंक मस्ट कंडक्ट
customer due diligence for the individual proprietor and in addition obtain any two of the following documents in the name of the firm। तो हम जो इंडिविजुअल के केस में जो भी हम डॉक्यूमेंट्स ले रहे थे हम वो तो उसे डिमांड करेंगे, उसके अलावा हम ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर किसी दो डॉक्यूमेंट्स की डिमांड और करेंगे उससे। ये डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मतलब कि उसने अपनी फर्म को गवर्नमेंट अथॉरिटीज के बाद रजिस्टर किया होगा, तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो हम उससे डिमांड कर सकते हैं। फिर सर्टिफिकेट एंड लाइसेंस इशूड बाय शॉप एंड एस्टेब्लिश्ड एक्ट। अगर कोई सर्टिफिकेट और लाइसेंस उसने ले रखा है शॉप और एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत, तो हम उससे वो लाइसेंस की डिमांड कर सकते हैं। फिर हम उससे जीएसटी सर्टिफिकेट ले सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्टर कोड ले सकते हैं। मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड दे देती है फर्म्स को, जिसके आधार पर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट हम ले सकते हैं। कंप्लीट इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द सोल प्रोप्राइटर वेयर द फर्म इनकम इज रिफ्लेक्टेड। और हम उस फर्म की आईटीआर की डिमांड कर सकते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न की। और फिर उस फर्म की जिस जगह पर वो काम करी है वहाँ की यूटिलिटी बिल्स की हम डिमांड कर सकते हैं। तो मतलब इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम किसी भी दो डॉक्यूमेंट्स की डिमांड उससे कर सकते हैं और उसको वो प्रोवाइड करवाने होंगे। मतलब वो कोई भी ये इनमें से दो डॉक्यूमेंट हमको देगा तो हम उसका अकाउंट खोल देंगे एज ए सोल प्रोप्राइटर फर्म। वो क्या क्या है? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और लाइसेंस उसका कोई उसने ले रखा है शॉप और एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत, उसका जीएसटी सर्टिफिकेट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का सर्टिफिकेट या आईटीआर उसकी ले सकते हैं, या यूटिलिटी बिल। इन 6 के अंदर से हम जो वो दो देना चाहे हम उससे लेके उसका सोल प्रोप्राइटर का अकाउंट खोल सकते हैं। और इसके अलावा हम जो इंडिविजुअल्स के केस में जो हम डॉक्यूमेंट ले रहे थे वो तो उससे अलग से एडिशनली हम लेंगे ही लेंगे। नेक्स्ट आता है फॉर अदर फॉर्म्स ऑफ एंटिटीज। और अब ऐसी एंटिटीज जो हमारा कस्टमर है उस उनसे हम किस किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हम डिमांड करते हैं। अब एंटिटीज कौन कौन सी हैं? जैसे हम कंपनीज, अगर हम कोई कंपनी का अकाउंट खोल रहे हैं तब वो उनसे क्या मांगेंगे? सर्टिफिकेशन फॉर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? उस पर यह डिटेल होती है कि वो जो फर्म है वो जो कंपनी है उसका निर्माण कब हुआ। ठीक है। फिर है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल एसोसिएशन ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये क्या होती हैं? मेमोरेंडम और एसोसिएशन के अंदर तो ये लिखा जाता है कि वो कंपनी के बारे में, कंपनी क्या है, कंपनी का नाम क्या है, ठीक है, और कंपनी कब फॉर्म हुई, ये मतलब बेसिक डिटेल कंपनी के बारे में दी जाती है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये लिखा जाता है कि कंपनी का पर्पस क्या है, वो क्या काम करने वाली है आगे चल के, ठीक है, किस प्रकार से वो काम करेगी। और मेमोरेंडम के अंदर एक चीज और बताना रहेगा मैं, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, ये सब जानकारी मेंबर ऑफ एसोसिएशन में होगी। और आर्टिकल एसोसिएशन पे कंपनी का पर्पस क्या है, कंपनी कैसे काम करेगी, ये सब डिटेल रहती है। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे रिटेल बैंकिंग के अंदर, इसका पूरा पार्ट पूरा चैप्टर है। और अकाउंट्स के अंदर अकाउंट जो आपका एबीएम जो आपका बुक है उसके अंदर भी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी आपको शॉर्ट में ये बता रहा हूँ कि हम कंपनी के अकाउंट अगर खोल रहे हैं तो कंपनी का सर्टिफिकेट, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मांगेंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिमांड करेंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की डिमांड करेंगे, कंपनी का पैन कार्ड मांगेंगे, कंपनी का बोर्ड रेजोल्यूशन मांगेंगे। बोर्ड रेजोल्यूशन मतलब कि वो अकाउंट खोलना चाह रही है। फिर केवाईसी डॉक्यूमेंट फॉर बेनिफिशियरी ओनर्स और ऑथराइज सिग्नेटरीज। और हम केवाईसी डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे उन लोगों का जो कंपनी के बिहाफ पे अकाउंट चलाएंगे, ऑथराइज सिग्नेटरी होंगे और बेनिफिशियल ओनर होंगे, कि उस कंपनी के अकाउंट के पीछे जो बेनिफिशियल ओनर होगा, बेनिफिशियल ओनर उसको बोला जाता है जो एक शेयर होल्डिंग, एक अच्छी शेयर होल्डिंग कंपनी के अंदर रखता है। और ये कंपनी का डायरेक्टर हो सकते हैं, कोई शेयर होल्डर हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकता है। ये हमको उससे पूछना होगा कंपनी अकाउंट खोलते समय कि कौन आपके बेनिफिशियल ओनर है, उसका केवाईसी, ऑथराइज सिग्नेटरी का केवाईसी, ये सब हमको लेने ही होंगे। नेक्स्ट, अगर हम पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट खोल रहे हैं तो तब हम उससे क्या डिमांड करेंगे? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पार्टनरशिप डीड, पैन, केवाईसी डॉक्यूमेंट फॉर पार्टनर्स, बेनिफिशियल ओनर और पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर्स। तो हम मांगेंगे उस पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कि उसने गवर्नमेंट के पास अपनी पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन करवाया है, उसका सर्टिफिकेट। फिर पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड के अंदर उस पार्टनरशिप फर्म की के अंदर उस जितने भी पार्टनर्स हैं उनके अंदर किस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस को बांटा जाएगा, वो पार्टनरशिप को कितने परसेंटेज में चला रहे हैं, तो ये सब जो डीड के ऊपर शर्तें लिखी होंगी। फिर उस पार्टनरशिप डीड का उस पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड मांगेंगे। फिर वहां पर काम करने वाले पार्टनर्स की केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हम मांगेंगे। फिर उस पार्टनरशिप डीड का बेनिफिशियल ओनर कौन है, मतलब उस पार्टनरशिप के पीछे जो मेन व्यक्ति जिसको बेनिफिट हो रहा है, जो उसका ओनर है वो कौन है, उसके बारे में उसकी हम जानकारी लेंगे और उसके केवाईसी डॉक्यूमेंट मांगेंगे। और पावर ऑफ अटॉर्नी ऑफ होल्डर्स। और अगर वो
अकाउंट कितने लोगों द्वारा चलाया जा रहा है। मान लो कि 10 लोगों की पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप फर्म है, और उसमें से 2 लोग उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि 10 के 10 लोग साइन करके बैंक से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मान लो उस पार्टनरशिप फर्म ने उस डीड में लिखा हुआ है कि वो ये 2 लोग हैं जो हमारे पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे अकाउंट चलाएंगे, तब हम पावर ऑफ अटॉर्नी लेंगे इन 2 व्यक्तियों के नाम से जो बैंक जिनको अलाउ करेगा कि वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये हम इंडिविजुअल जो हम केवाईसी लेंगे उसके अलावा हमको अलग से लेनी है पार्टनरशिप डीड के केस में, कंपनीज के केस में। और अगर हम ट्रस्ट का अकाउंट खोलने जा रहे हैं तब हमको सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट से मांगना है। फिर ट्रस्ट डीड के अंदर ये लिखा जाता है कि वो ट्रस्ट क्या काम करने वाली है और ट्रस्ट के अंदर कौन कौन मेंबर है, ठीक है, इसके बारे में पूरी जानकारी होती है। उस मेंबर की कितने % होल्डिंग है उस ट्रस्ट में, ठीक है, तो ये सब जानकारी होती है डीड के ऊपर। फिर उस ट्रस्ट का पैन कार्ड, अगर पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60, और केवाईसी डॉक्यूमेंट ऑफ बेनिफिशियल ओनर एंड ट्रस्टीज। और उस ट्रस्ट के अंदर जितने मेंबर्स उनको ट्रस्टी बोला जाता है, तो उन ट्रस्टीज की केवाईसी डॉक्यूमेंट्स और उसका बेनिफिशियल ओनर अगर कोई है तो उसका डॉक्यूमेंट भी हम ट्रस्ट से डिमांड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो अनइनकॉर्पोरेटेड जो एसोसिएशन हैं, लाइक ऐसे अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन क्या होते हैं, जैसे कुछ लोग मिलकर एक सेम उद्देश्य के लिए, एक पर्पस के लिए अपना ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, लाइक कोई क्लब बना लिया या कोई सोसाइटी बना ली, ठीक है। तो इस तरह के जो एंटिटीज होती हैं, और अनइनकॉर्पोरेट का मतलब ये है कि वो अपने आप को किसी गवर्नमेंट के पास रजिस्टर नहीं करते, ठीक है। तो इस प्रकार के एसोसिएशन लाइक क्लब और सोसाइटी, तो अगर ये अकाउंट खुलवाना चाहते हैं बैंक के पास, तब हमको चाहिए होगा इनसे रिजोल्यूशन ऑफ मैनेजिंग बॉडी। तो इनकी जो मैनेजिंग बॉडी होगी, जो मेंबर होंगे इनके, तो उससे एक रिजोल्यूशन चाहिए कि वो अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं और उसका पर्पस क्या होगा। देन उस सोसाइटी या उन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का पैन कार्ड, या फिर पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60। देन हम उनसे मांगेंगे पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी के अंदर वो ये बताएंगे कि वह अकाउंट चलाने के लिए कौन व्यक्ति ऑथराइज्ड है, जो उस एसोसिएशन के जगह पर बैंक के साथ डील करेगा अकाउंट के लिए, तो वो होगा पावर ऑफ अटॉर्नी कि अकाउंट को ट्रांजेक्शन करने के लिए कौन ऑथराइज है। और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स ऑफ द मेंबर ऑफ द मैनेजिंग बॉडी, और उस मैनेजिंग बॉडी के, सोसाइटी के या क्लब के जो मेंबर होंगे उन सबके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, और हम उसके बेनिफिशियल ओनर की भी डॉक्यूमेंट्स डिमांड करेंगे, ठीक है। तो ये सब अगर कोई अदर एंटिटीज आती है हमारे पास, तो उनके लिए डॉक्यूमेंट्स की डिमांड है, करेंगे हम। और इसके अंदर से देखो क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अगर कोई कंपनी आई आपके पास अकाउंट खुलवाने के लिए, तब हम उनसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि हम उनसे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगेंगे। तो हम कंपनी के केस में मांगेंगे उनसे सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो कंपनी कब बनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पैन कार्ड, बोर्ड रिजोल्यूशन, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स ऑफ द बेनिफिशियरी ओनर एंड ऑथराइज सिग्नेटरी। तो ये जो सब डॉक्यूमेंट्स हम कंपनी के लिए मांगेंगे। देखो मेन चीज तो ये है कि वो कंपनी है तो कब बनी उसका प्रूफ, फिर वो कंपनी क्या, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का उद्देश्य क्या है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा जाएगा कि कंपनी किस पर्पज से मतलब क्या कंपनी काम करेगी, कंपनी किस तरह की कंपनी है, क्या प्रोडक्ट कंपनी है, सर्विस कंपनी, ये सब डिटेल जो एसोसिएशन पे रहेंगी। फिर पैन कार्ड उस कंपनी का, बोर्ड रिजोल्यूशन की वो अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं, फिर उसके काम करने वाले बेनिफिशियल ओनर का और ऑथराइज सिग्नेटरी का केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये वैसे तो जनरल बात है, लेकिन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा घुमा के पूछता ना, तब वहां पे जो है आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। फिर पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन करने का, फिर उस पार्टनरशिप डीड क्या होता है, उस पार्टनरशिप फर्म की जिस जिस शर्तों पे पार्टनरशिप बनी है, तो उन शर्तों को एक कागज पे लिखा जाता है, उस कागज को बोला जाता है डीड, ठीक है। फिर पैन, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स ऑफ पार्टनर्स, बेनिफिशियरी ओनर और पावर ऑफ अटॉर्नी। तो मोस्टली तो सेम चीजें हैं, और फर्क ये है कि कंपनी के अंदर हम एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और एओए, आर्टिकल एसोसिएशन मांगेंगे। पार्टनरशिप फर्म के अंदर हम पार्टनरशिप डीड अलग से मांगेंगे, ठीक है। बाकी सब आप देखोगे तो सब लगभग सेम डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर ट्रस्ट के अंदर हम ट्रस्ट डीड मांगेंगे अलग से, बाकी सर्टिफिकेशन रजिस्ट्रेशन तो सेम ही है, ठीक है। बाकी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स तो मस्ट है, सबके सब हर कंडीशन में मांगना ही है। और अगर इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ बॉडी है, तब उसके अंदर हम एक तो उस बॉडी का रिजोल्यूशन मांगेंगे, बाकी पैन फॉर्म 60 आप जानते ही हो, पावर ऑफ अटर्नी, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स तो हमको सबके लेने ही है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमको मांगने हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी ओनर।
अब हम बहुत बार बेनिफिशियरी ओनर की बात करी है, अब हम कैसे जानेंगे कि कौन व्यक्ति है जो उस अकाउंट के लिए बेनिफिशियरी ओनर होगा। द बेनिफिशियरी ओनर इज द नेचुरल पर्सन हु अल्टीमेटली ओन्स और कंट्रोल द लीगल एंटिटी कस्टमर। अब हमारे पास बहुत सारे एंटिटीज के अकाउंट हैं, लाइक कोई कंपनी का अकाउंट है, कोई ट्रस्ट है, ठीक है। अब उन सबका बेनिफिशियरी ओनर हम कैसे डिसाइड करेंगे। अब बेनिफिशियरी ओनर वो होता है जो एक नेचुरल पर्सन है, एक इंसान है जो अल्टीमेटली ओन करता है या कंट्रोल करता है उस लीगल एंटिटी को। द बैंक मस्ट आइडेंटिफाई एंड वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द बेनिफिशियरी ओनर। और बैंक को सब बहुत जरूरी है कि जिस कंपनी का या जिस ट्रस्ट का हम अकाउंट खोल रहे हैं तो ये जानना कि उसका अल्टीमेटली बेनिफिशियरी ओनर कौन है। और बैंक ये कैसे डिसाइड करेगा। अब अगर वह लीगल एंटिटी कंपनी है तो कंपनी के केस में अगर कोई व्यक्ति 10% या उससे ज्यादा होल्ड करता है उस कंपनी के शेयर्स के अंदर, तो या उस कंपनी के जो कैपिटल लगी है उसके अंदर, तब वो व्यक्ति उस कंपनी का बेनिफिशियरी ओनर बैंक मानेगा। ये ऐसा नहीं कोई एक व्यक्ति हो सकता है। ये मानो जैसे 10% या उससे ज्यादा जो होल्ड कर रहा है, मान लो 10 लोग हैं या 7 लोग हैं, तो इस प्रकार उस कंपनी के बेनिफिशियरी ओनरों के साथ, तो हम जब अकाउंट ओपन करेंगे तब हमको उन सातों व्यक्तियों का केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, कंपनी के केस में ए पर्सन हु एक्सरसाइज कंट्रोल बाय अपॉइंटिंग ए मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स और कंट्रोलिंग मैनेजमेंट। और अगर उस कंपनी की मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है कि कोई एक व्यक्ति जो पूरी मैनेजमेंट कंट्रोल करेगा, मतलब उस कंपनी को कंट्रोल करेगा, लाइक उसको एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, तो वो व्यक्ति को बैंक जो है बेनिफिशियरी ओनर मानेगा। तो कंपनी के केस में हमको ये याद रखना है कि अगर कोई शेयर होल्डर 10% या उससे ज्यादा ओन करता है तब उसको हम बैंक एज ए बेनिफिशियरी ओनर मानेगा। और अगर उस कंपनी की मैनेजमेंट किसी व्यक्ति को डिसाइड करती है तो फिर और डिसाइड करती है कि वो कंट्रोलिंग मैनेजमेंट अपने हाथ में रखेगा, तो फिर वो होगा बैंक की नज़र में बेनिफिशियरी ओनर। और बेनिफिशियरी ओनर की जब हम किसी का अकाउंट खोल रहे हैं और वह व्यक्ति बेनिफिशियरी ओनर है तब हम उसके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भी डिमांड करेंगे। अब देखो, कंपनी के अंदर मान लो बड़ी कंपनी है जिसके अंदर 1000 इंप्लॉइज हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि बैंक पूरे 1000 इंप्लॉइज की केवाईसी लेगा, ठीक है। और इंप्लॉइज तो क्या है, इंप्लॉइज हैं वो तो आज हैं और कल दूसरी कंपनी में जा सकते हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट का पार्ट होगा ना, जो मैनेजमेंट होगी, मैनेजमेंट जो है कंपनी की बार बार इतनी फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट हम लीगल एंटिटी देखेंगे, पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप फर्म के अंदर हम बेनिफिशियरी ओनर किसको मानेंगे। ए पर्सन हु ओन्स 10% और मोर ऑफ द कैपिटल एंड प्रॉफिट्स। और अगर कोई पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई पार्टनर है जो उस पार्टनरशिप फर्म के 10% या उससे ज्यादा कैपिटल मतलब पूंजी लगाई है या उसने प्रॉफिट का हिस्सा उसको 10% से ज्यादा मिला है, तो वो बैंक की नजर में बेनिफिशियरी ओनर होगा। अब ये कहाँ लिखा होगा, ये पार्टनरशिप डीड के अंदर, पार्टनरशिप डीड जो बनती है उसके अंदर लिखा होगा कि वो व्यक्ति कितनी पूंजी के साथ इस पार्टनरशिप के साथ जुड़ा है, ठीक है। तो हमको इसीलिए पार्टनरशिप डीड भी डिमांड करते हैं कस्टमर से, और साथ में हम बेनिफिशियरी ओनर देखते हैं कि कौन पार्टनर 10% से ज्यादा की होल्डिंग रखता है, तो फिर उसके लिए उसको बेनिफिशियरी ओनर माना जाएगा और उसे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। नेक्स्ट है अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। दो, जैसे अनइनकॉर्पोरेटेड जैसे हमने बात करी ऊपर कि क्लब्स होते हैं वेरियस या सोसाइटीज जो बनाई जाती हैं, तो अगर ये हमारे पास अकाउंट खुलवाना है तब हमको क्या देखना है, ए पर्सन हु ओन्स 10% और मोर ऑफ द कैपिटल, प्रॉफिट और प्रॉपर्टी। और अगर कोई सोसाइटी के अंदर अगर कोई उस सोसाइटी की कोई प्रॉपर्टी है और उसमें 10% या उससे ज्यादा कोई ओन करता है, या उसमें कोई कैपिटल पूंजी जिसने लगाई या उसका जो प्रॉफिट है, तो किसी के अंदर भी 10% या उससे ज्यादा ओन करता है, तब उन सबको बेनिफिशियरी ओनर माना जाएगा। अब ये एक व्यक्ति भी हो सकता है, चाहे इस सोसाइटी या क्लब के मेंबर कितने भी हो सकते हैं, मतलब 100 लोग हैं तो 100 की ही हमको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लेने होंगे। लेकिन यूजुअली इतने नहीं होते हैं, 10% से ज्यादा कोई ऑन नहीं कर सकता, क्योंकि 10% से ज्यादा तो 10 ही लोग ऑन कर सकते हैं ना, ठीक है। तो बैंक उसको बेनिफिशियरी ओनर मानेगा। अगर 10% से कम होल्डिंग रखता है तो हम उसके केवाईसी डॉक्यूमेंट नहीं मांगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रस्ट के केस में, द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, द ट्रस्टी एंड द बेनिफिशियरी विद 10 और मोर इंटरेस्ट एंड एनी अदर पर्सन एक्सरसाइजिंग इफेक्टिव कंट्रोल। तो ट्रस्ट के केस में क्या है, बेनिफिशियरी ओनर वो होगा एक तो जो ऑथर जिसने ट्रस्ट का निर्माण किया, ठीक है, फिर ट्रस्टी उस ट्रस्ट के मेंबर, और अगर उसमें कोई ऐसे व्यक्ति जुड़े हैं जो 10% और उससे ज्यादा के इंटरेस्ट उनका है उस ट्रस्ट के अंदर, और अगर उस ट्रस्ट का ऐसा व्यक्ति जो कंट्रोलिंग पावर रखता है अपने पास, तो इन सबको जो बैंक है वो बेनिफिशियरी ओनर मानेगा। देखो, ट्रस्ट का ऑथर कौन होता है,
ऑथर होता है जो ट्रस्ट का निर्माण करता है, जो ट्रस्ट में पैसा डालता है, जो फंडिंग करता है ट्रस्ट के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कोई ए व्यक्ति है, यहाँ पे देखते हैं कोई ए व्यक्ति है जो ट्रस्ट का निर्माण करता है, मान लो वो 10 लाख रुपए डालता है ट्रस्ट में, और ट्रस्ट का पर्पज ये रखता है कि जब मेरे बच्चे बड़े होंगे तब ये 10 लाख रुपए उनकी एजुकेशन में खर्च किया जाए, ठीक है, एजुकेशन में खर्च किया जाए। तो ये हुआ ट्रस्ट का निर्माण, और ए ने ट्रस्ट बनाया तो ए हो गया ट्रस्ट का ऑथर, ठीक है। उसके बाद जो होते हैं ट्रस्टीज, ट्रस्टीज वो होते हैं जो ट्रस्ट के पर्पस को पूरा करने के लिए काम करते हैं, और ट्रस्ट ऑथर के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। मानो कि ए ने 10 लाख रुपए डाले, अब ए ट्रस्टी के रूम में बी और सी को रख लेता है, ठीक है। और बी और सी का काम यह है कि वो केयर टेकर बन के काम करेंगे, केयर टेकर बन के काम करेंगे। ये 10 लाख रुपए को प्रॉपर जब बच्चे उनके बड़े होंगे तब वो पैसा एजुकेशन में खर्च करने का काम, मतलब केयर टेकर है उस ट्रस्ट के, तो ये बी और सी जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे ट्रस्टी। उसके बाद हमने ये बात करी कि बेनिफिशियरीज, बेनिफिशियरी विद 10% और मोर इंटरेस्ट। अब बेनिफिशियरीज कौन होंगे? मान लो ए के जो बच्चे हैं, ए के 4 बच्चे मान लो, ठीक है, 4 बच्चे हैं। अब ये 4 बच्चे जब इनकी एजुकेशन की खर्चा आएगा, मान लो ये हायर स्टडीज के लिए जा रहे हैं, और तब तब क्या होगा कि इनके अंदर पैसा जो है, मान लो 10 लाख रुपया डिवाइड किया जा रहा है, तो मान लो पहले बच्चे को मिल रहे हैं 1 लाख रुपया, दूसरे को मिल रहे हैं 4 लाख, तीसरे को मिल रहे हैं 3 लाख, और दूसरे और नेक्स्ट को मिल रहा है 2 लाख, ठीक है। तो इस 10 लाख के अंदर 40% दूसरे बच्चे को मिलेगा, 30% इसको मिलेगा, और लास्ट बच्चे को 20% मिलेगा। लेकिन पहले को तो मिल रहा है सिर्फ 10%, तो 10% मिल रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि 10% और मोर इंटरेस्ट जिसका होगा, कोई भी बेनिफिशियरी का 10% या उससे ज्यादा इंटरेस्ट होगा, तो वो बैंक जो है उन सबको बेनिफिशियरी ओनर मानेगा। तो बैंक का मतलब ये है कि बैंक इन चारों बच्चों को ही उस ट्रस्ट के लिए बेनिफिशियरी ओनर मानेगा, और इन सबकी केवाईसी डॉक्यूमेंट जो है बैंक डिमांड करेगा, ठीक है। तो बेनिफिशियरीज हो गए बच्चे, ऑथर लिखा, ऑथर हुआ जिसने ट्रस्ट लिखा वो ए, और ट्रस्टी होते हैं जो वो अपॉइंट करता है। अब और बात करी एनी अदर पर्सन एक्सरसाइजिंग इफेक्टिव कंट्रोल। अब अगर कोई व्यक्ति जो उस ट्रस्ट का ट्रस्टी नहीं है, ठीक है, मतलब उस ट्रस्ट का कोई मेंबर नहीं है, और फिर भी वो कंट्रोलिंग पावर रखता है उस ट्रस्ट में, तब बैंक उसको भी बेनिफिशियल ओनर मान सकता है और उससे भी केवाईसी डॉक्यूमेंट ले सकता है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली कि बैंक किसको कब बेनिफिशियल ओनर मानता है, और उनसे हम बेनिफिशियल ओनर के बिहाफ पे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करते हैं। अब नेक्स्ट है, इफ नो नेचुरल पर्सन कैन बी आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द अबव क्राइटेरिया, द इंडिविजुअल होल्डिंग ए सीनियर मैनेजिंग पोजीशन इज कंसीडर्ड द बेनिफिशियरी ओनर। और अगर हम ऊपर जो क्राइटेरिया हमने पढ़े हैं उन सभी में से अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो बेनिफिशियरी ओनर की डेफिनेशन में नहीं आ रहा, तब बैंक चाहे तो किसी भी लीगल एंटिटी लाइक ट्रस्ट, कंपनी या पार्टनरशिप डीड हो, पार्टनरशिप फर्म हो, तो उनमें किसी से भी हम सीनियर मोस्ट पोजीशन जो होगी उसका हम बेनिफिशियरी ओनर उसको मान सकते हैं, और उससे हम डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। थ्रेशोल्ड्स ऑफ फॉर बेनिफिशियरी ओनर वर रिड्यूस्ड इन 2023 अंडर द पीएमएल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड अमेंडमेंट रूल 2023। अब ये क्या कह रहा चाह रहा है कि जो ये थ्रेशोल्ड थी ना 10% की जो आपने अभी पढ़ी, ये पहले 10 नहीं थी, ये हर किसी के लिए, कंपनी के लिए 15% थी और पार्टनरशिप फर्म के लिए 25% थी, ये अलग अलग थी। लेकिन अब 2023 के बाद से क्या हुआ कि इन सबकी जो थ्रेशोल्ड है वो 10% ही रख दी। इससे क्या है कि एक तो याद रखना आपको इजी हो जाएगा, और जो बेनिफिशियरी ओनर की जो रूल्स थे उसको थोड़ा इजी बनाया जा रहा था, ठीक है। अब इस टॉपिक में हमने क्या क्या चीज कवर कर लिया, हमने यहाँ देखा कि बेनिफिशियरी ओनर के आइडेंटिफिकेशन बैंक किस प्रकार से करता है। तो अगर कोई लीगल एंटिटी बैंक के पास खाता खुलवाने आती है, तब बैंक जो बेनिफिशियरी ओनर मानेगा, तो कंपनी के केस में चाहे या पार्टनरशिप के केस में हो, चाहे इनकॉर्पोरेटेड सोसाइटी के केस में हो, या ट्रस्ट के केस में, इन सबके अंदर हमको ये देखना होगा अगर कोई व्यक्ति 10% या उससे ज्यादा शेयर्स रखता है, या प्रॉफिट में हिस्सा रखता है, या कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट रखता है, ठीक है, या फिर उसका कोई इंटरेस्ट 10% से ज्यादा है, तो ये सब जो व्यक्ति हैं ये हमारे लिए बेनिफिशियरी ओनर होंगे। और ट्रस्ट के केस में हम ट्रस्टीज को बेनिफिशियरीज के लिए तो आएगी, और अदर कोई पर्सन जो इफेक्टिव कंट्रोल रखता है उन सबको हम बेनिफिशियरी ओनर मानेंगे, और फिर बेनिफिशियरी ओनर के हिसाब से उनसे हम डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस रिक्वायरमेंट्स। अब ड्यू डिलीजेंस के ऊपर बात कर चुके हैं कि जब हम किसी व्यक्ति का अकाउंट खोल रहे हैं,
या किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तब हमको क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी। तो सबसे पहले फॉर अकाउंट्स ऑफ नॉन फेस टू फेस कस्टमर्स, तो हम ऊपर भी बात कर रहे थे कि कैसे अकाउंट खोलना है, किसका क्या डॉक्यूमेंट मांगने हैं। तो ये सब जो हम पार्ट है ना, ये सारा ड्यू डिलीजेंस का ही पार्ट है कि हमको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो अब इनहेंस ड्यू डिलीजेंस का मतलब ये है कि हमको कुछ इस प्रकार के कस्टमर हमारे पास रहते हैं, तो उनके स्पेसिफिक कस्टमर के लिए हमको और सावधानियां बरतनी है। तो वो कस्टमर किस प्रकार से हो सकते हैं, जैसे एक कस्टमर ये है, अगर कोई किसी व्यक्ति ने हमारे पास बैंक के पास अकाउंट खुलवा लिया नॉन फेस टू फेस कस्टमर बन के। नॉन फेस टू फेस कस्टमर जैसे कि वह व्यक्ति फिजिकली ब्रांच के साथ रिलेशनशिप बनाने नहीं आया, उसने अगर अकाउंट खुलवाया तो वो ऑनलाइन माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से खुलवा लिया, ठीक है। तब इस प्रकार के अगर अकाउंट हमारे पास खुलते हैं तो बैंक को ज्यादा सावधानी बरतनी होती है। तो इसमें क्या करेगा बैंक, द फर्स्ट पेमेंट इनटू द अकाउंट शुड बी इफेक्टेड थ्रू द कस्टमर केवाईसी कंप्लाइंट अकाउंट विद अनदर बैंक। तो अगर कोई व्यक्ति जिसने नॉन फेस टू फेस अकाउंट खुलवाया, तो उस व्यक्ति के अकाउंट में जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन होगी ना, जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन होगी वो केवाईसी कंप्लाइंट अकाउंट से होनी चाहिए। मतलब कोई अकाउंट पे ट्रांजेक्शन आ रही है तो वो केवाईसी कंप्लाइंट अकाउंट से होनी चाहिए, और वो भी अनदर बैंक से, मतलब किसी दूसरे बैंक से। तो कहने का ये मतलब है, अगर कोई व्यक्ति बैंक के पास आकर अकाउंट खुलवा रहा है, और बैंक के पास आकर भी जैसे डिजिटल माध्यम से आकर अकाउंट खुलवा रहा है, नॉन फेस टू फेस उसने अकाउंट खुलवाया, तब वहां पर उसके अकाउंट तो ओपन हो गया, लेकिन उसके अंदर जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन होनी है, जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन होगी, उसकी ट्रांजेक्शन जो है वो किसी केवाईसी कंप्लाइंट अकाउंट से होनी चाहिए, मतलब ऐसे अकाउंट से जिसमें केवाईसी प्रॉपर हो रखी है। अब ये इसलिए है क्योंकि क्या ना कि इसमें फ्रॉड होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। अब ये ट्रांजेक्शन भी तब होगी जब वो किसी दूसरे बैंक से ट्रांजेक्शन आएगी। लाइक किसी व्यक्ति ने पीएनबी के अंदर नया अकाउंट खुलवाया डिजिटली माध्यम से, और उसके अंदर कोई ट्रांजेक्शन आने वाली है, तो वो मान लो एसबीआई के अकाउंट से आ रही है, तब एसबीआई का जो अकाउंट है वो केवाईसी कंप्लाइंट होगा, तभी वो ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, और बैंक को इसके लिए सावधानी बरतनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो बैंक को इसमें ये केवाईसी ये कंप्लाइंट करना होगा। देन है फॉर पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन पीपीपी पीईपीएस। अब पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन कौन होता है, जैसे कोई व्यक्ति जो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है, या कोई किसी बड़ी पोस्ट पे है, मतलब पॉलिटिक्स की पोस्ट, कोई एमपी है या एमएलए है, तो ऐसे व्यक्ति जो है, या गवर्नमेंट के अंदर किसी बड़े पद पर है, ठीक है, तो इन सब व्यक्तियों को बैंक जो है वो पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन मानेगा, और इनके अकाउंट के समय बैंक ज्यादा प्रिकॉशंस रखेगा। द PEPs are individuals who hold prominent public functions in the foreign countries, like head of states, senior politicians, senior government officials. The decision to open an account for PEPs must be taken at a senior level, and the bank must check all publicly available information and seek information about their source of funds. तो अगर कोई politically exposed person बैंक के पास आता है, तो ऐसा नहीं कि फॉरेन कंट्रीज में ही वो होना होगा, ये गलत लिखा है। अगर कोई पब्लिकली एक्सपोज पर्सन पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन बैंक के पास अकाउंट खुलवाना आता है, तो बैंक को सबसे पहले तो ये जानना होगा कि वो व्यक्ति का सोर्स ऑफ फंड क्या है। दूसरा कि आम पब्लिक में उसकी किस प्रकार की इंफॉर्मेशन ओपन में अवेलेबल है, तो बैंक को उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। और नेक्स्ट चीज ये है कि अगर उसका अकाउंट ओपन करना है, तो वो कोई सीनियर लेवल का ऑफिसर ही उसको ओपन कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना होगा। और पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन कौन होता है, अगर कोई वो पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है और वो किसी प्रोमिनेंट गवर्नमेंट सीट पर है, या लाइक एमएलए एमपी, जो इस प्रकार के लोग हैं, तो इनके लिए थोड़ा ड्यू डिलीजेंस जो है बैंक को ज्यादा करना होगा। नेक्स्ट है फॉर क्लाइंट अकाउंट्स ओपन बाय प्रोफेशनल इंटरमीडियरीज। अब जैसे क्या होता है कि कोई स्टॉक ब्रोकर है, ठीक है, स्टॉक ब्रोकर आप जानते ही हैं कि वह व्यक्ति जो अपने क्लाइंट से पैसा लेता है और वो स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करता है, लाइक शेयर्स मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है। अब होता क्या है ना, जो ये क्लाइंट्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो पैसा दे देते हैं अपना स्टॉक ब्रोकर को। स्टॉक ब्रोकर फिर क्या है, जब बेटर अपॉर्चुनिटी उसको दिखती है तब वो मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर देता है, लेकिन जब अपॉर्चुनिटी नहीं होती तब वो पैसा कहाँ रखता है, बैंक के पास, ठीक है, तब वो बैंक के पास पैसा रखेगा। तो अगर ये स्टॉक ब्रोकर अपना अकाउंट बैंक के पास खुलवा रहा है, तब बैंक को ये जानने का अधिकार है कि उस पैसे का
वो जो पैसा स्टॉक ब्रोकर जमा करा रहा है उस पैसे का बेनिफिशियरी ओनर कौन है, और बेनिफिशियरी ओनर कौन होगा, वो क्लाइंट जो पैसा दे रहा है। ठीक है, तब इस प्रकार के जो अकाउंट बैंक खोलता है तब बैंक को भी एनहेंस्ड ड्यू डिलिजेंस करने की जरूरत होती है। When a professionals like lawyer or chartered accountants open an account on behalf of their clients, the bank must identify the ultimate beneficial owner। अब ये मैंने आपको स्टॉक ब्रोकर का एग्जांपल दिया, लेकिन यहाँ पर बात कीजिए अगर कोई लॉयर के भी बहुत सारे क्लाइंट्स हो सकते हैं जो उसको पैसा देते हैं फिक्स किसी केस के लिए, या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के क्लाइंट हैं, और या फिर ये स्टॉक ब्रोकर, मतलब इस तरह के जो प्रोफेशंस हैं जिनमें क्लाइंट का नंबर बहुत ज्यादा है और वो उनको एडवांस कुछ पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो उस पैसे का भी बैंक को अधिकार है कि उसका अल्टीमेटली बेनिफिशियल ओनर कौन है। ठीक है, और बैंक को इस प्रकार के अकाउंट खोलने के लिए इनहेंस ड्यू डिलिजेंस करना होता है। तो इस टॉपिक में हमने क्या देखा कि अगर बैंक को कुछ ऐसे जगहों पर ज्यादा ध्यान देना होता है क्योंकि यहां पर क्या है, फ्रॉड होने के चांस ज्यादा रहेंगे या मनी लॉन्ड्रिंग होने के चांस ज्यादा रहेंगे। अब वो क्या, कौन कौन से अकाउंट हैं, अगर कोई व्यक्ति नॉन फेस टू फेस कस्टमर बनता है बैंक का, लाइक उसने कोई अकाउंट जो खुलवाया वो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल माध्यम से खुलवा लिया, तब उस केस में बैंक को जब उसका अकाउंट के अंदर पहली ट्रांजेक्शन होगी तो वो ट्रांजेक्शन किसी दूसरे बैंक के अकाउंट से होनी चाहिए और वो जो अकाउंट है वो केवाईसी कंप्लाइंट होना चाहिए। देन है अगर कोई पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन आता है तो उसके अंदर जो उसका अकाउंट खोलेगा वो सीनियर लेवल का ऑफिसर होना चाहिए। दूसरा, उसकी उस व्यक्ति के लिए पब्लिक में क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो बैंक को जानकारी प्राप्त करनी होगी, और उसका सोर्स ऑफ फंड्स क्या है पैसे का वो भी हमको जानना होगा। और पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन लाइक कोई पॉलिटिशियन, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स या कोई हेड ऑफ स्टेट, लाइक माने कि कोई एम्बेसडर जो आते हैं दूसरी कंट्री, जो एम्बेसडर हमारे देश में आते हैं, हमारे देश के एम्बेसडर दूसरी कंट्री में जाते हैं, तो इस तरह के लोगों को पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन बैंक मानता है। फिर अगर वो अपने क्लाइंट्स का अकाउंट खुलवाता है प्रोफेशनल इंटरमीडिएट के रूप में, तो उसके अंदर भी बैंक को अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर जानने का अधिकार है, और बैंक फिर इस प्रकार के अकाउंट खोलने के लिए इनहेंस ड्यू डिलिजेंस करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिंप्लीफाइड ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट। अब बैंक ने क्या किया, कुछ जगहों पर तो इनहेंस ड्यू डिलिजेंस एप्लीकेबल किया, मतलब जहां पर ज्यादा ध्यान रखना है, लेकिन कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जिसपे सिंप्लीफाइड कर दिया, मतलब उन पे ध्यान जो है कंपेरेटिवली टू अदर्स अकाउंट इस पे थोड़ा ज्यादा सख्ती नहीं रखनी है। जैसे फॉर अकाउंट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHG ग्रुप्स, फॉर ए सेविंग बैंक अकाउंट्स द CDD कस्टमर ड्यू डिलिजेंस ऑफ ऑल द ऑफिस बीयरर्स इन इज सफिशिएंट। अब अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप आता हमारे पास अकाउंट खुलाने आता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं कि ऐसे लोग, मतलब इसमें क्या होता है मोस्टली कुछ लोग मिलकर आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं जिनका एक ही पर्पज होता है, और वो कुछ फंड इकट्ठा करते हैं और उस फंड से फिर वो कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के ग्रुप्स को बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं अगर वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक के पास सेविंग अकाउंट खुलवाने आया है, तब बैंक को सिर्फ उस सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो ऑफिस बीरर होंगे, मतलब जो उस सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रेसिडेंट या फिर और वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे, बैंक को सिर्फ उन दोनों के ही डॉक्यूमेंट्स डिमांड करने हैं, उन दोनों की ही KYC लेनी है। बाकी जो मेंबर्स होंगे उनकी हमको कोई भी डिमांड नहीं करनी। लेकिन अगर वही सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक के पास लोन फैसिलिटीज के लिए आता है, लोन मांगने आता है, तब हमको उसके जितने भी मेंबर्स होंगे उन सभी मेंबर्स के लिए KYC लेना होगा और उनको सबको बैंक के अंदर आना होगा। द फॉर अकाउंट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर सेविंग बैंक अकाउंट द CDD of all the office bearers is sufficient, or for credit linking the CDD of all the members must be undertaken। तो मतलब अगर कोई क्रेडिट फैसिलिटी वो हमसे लेना चाहते हैं, तब कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के अंदर हमको सभी मेंबर्स को बुलाना होगा और उनकी KYC लेनी होगी। ठीक है, और ये तो सिंप्लीफाइड ड्यू डिलिजेंस में पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है फॉर अकाउंट्स ऑफ फॉरेन स्टूडेंट। अगर हम फॉरेन स्टूडेंट्स का अकाउंट खोलना जा रहे हैं तो उस केस में हमको थोड़ी ढील बरतनी है। जैसे द NRO account can be opened based on their passport, visa, photograph and letter of admission from the education institution। तो अगर कोई फॉरेन स्टूडेंट का हम अकाउंट खोल रहे हैं, उसका पहले तो अकाउंट खोल लेंगे
नॉन रेजिडेंस ओरिजिन का अकाउंट, एनआरओ अकाउंट खोलेंगे, ठीक है। उस अकाउंट को खोलने के लिए हमको उस व्यक्ति का पासपोर्ट देखना है और उसका वीजा देखना है। उसके बाद उनसे एक फोटो मांगेंगे और उसके अलावा हम उसे लेंगे लेटर ऑफ एडमिशन, तो जिस इंस्टीट्यूशन में वो पढ़ने आया है तो हम उसका लेटर ऑफ एडमिशन देखेंगे, उसके आधार पर हम उसका अकाउंट खोल देंगे, ठीक है। बाकी केवाईसी तो जो लेनी है, लेकिन हम इतने ही ड्यू डिलिजेंस बरतेंगे जिससे वो आसानी से बैंकिंग सुविधाओं का लाभ ले पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर फॉर पर्सन विद नो ओवीडी। अब मानो कोई व्यक्ति बैंक के पास अकाउंट खुलवाने आता है, लेकिन उस व्यक्ति के पास कोई भी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है, तब भी वो बैंकिंग सुविधाओं का लाभ ले सकता है, ठीक है, तब भी वो बैंकिंग सुविधाओं का लाभ ले सकता है, लेकिन उसके उसमें कोई लिमिटेशन है कुछ, ठीक है। अब वो क्या है, क्योंकि उसको जो मिलेगा उसको स्मॉल अकाउंट खोलने का मिलेगा, मतलब वो बैंक के अंदर स्मॉल अकाउंट खोल पाएगा। टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन a person does not have any officially valid documents can open a small account। अगर कोई व्यक्ति के पास ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, लाइक उसके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, या हम बात करें कि वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब नहीं है, तब भी वो अकाउंट नहीं खुलवा सकता, सॉरी, तब भी वो अकाउंट खुलवा सकता है, लेकिन वो उसको अकाउंट खुलवाने का अधिकार जो है वो स्मॉल अकाउंट का ही है। अभी मुझे याद आया कि हम ओवीडी की बात कर रहे थे, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, तो क्या आधार कार्ड जो है, क्या आधार कार्ड जो है ये ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है? ओवीडी क्या आपका ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है? तो ये कई बार एग्जाम में इस प्रकार से ट्रिक क्वेश्चन आ जाता है, तब आपका इसमें आपका जवाब होगा नहीं, आधार कार्ड जो है वो ओवीडी की कैटेगरी में बैंक जो है वो नहीं रखते, क्योंकि आधार कार्ड के बनवाने के जो प्रूफ के लिए हमको रिसीट मिलती है ना, वो रिसीट को हम ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट मानते हैं, लेकिन आधार कार्ड को बैंक ने है जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट का दर्जा नहीं दिया। हम आधार कार्ड कस्टमर से तभी मांगेंगे जब वो गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट्स ले रहा है, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति का ओवीडी नहीं है तो वो स्मॉल अकाउंट खुलवा सकता है। अब इसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन है, वो क्या है, द टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट इन द फाइनेंशियल ईयर कैन नॉट एक्सीड 1 लाख। तो वह व्यक्ति जो स्मॉल अकाउंट खुलवाएगा उसके अंदर ऑल टाइम क्रेडिट जो है, ऑल क्रेडिट जो है वो कभी भी 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट है द टोटल ऑफ ऑल विड्रॉल्स एंड ट्रांसफर इन ए मंथ कैन नॉट एक्सीड 10,000। तो अगर कोई व्यक्ति अपने उस स्मॉल अकाउंट से कोई पैसा ट्रांसफर करना चाह रहा है या विड्रॉ करना चाह रहा है, तो वो उसकी जो लिमिट है वो 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती 1 महीने के अंदर। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये लिमिट्स जो है ना ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो स्मॉल अकाउंट के अंदर आपका जो क्रेडिट है उस अकाउंट में जमा बैलेंस जो है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और आपका जो विड्रॉल है 1 महीने के अंदर 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। द बैलेंस इज एनी पॉइंट ऑफ टाइम कैन नॉट एक्सीड 50,000। तो उस अकाउंट का बैलेंस जो है, उस अकाउंट का बैलेंस जो है वो 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये जो हमने पढ़ा था 1 लाख, 1 लाख का ये मतलब है कि कभी भी पूरे साल में उसके अंदर 1 लाख रुपए से ज्यादा जो है जमा नहीं करवाया जा सकता, ठीक है। और बैलेंस जो है वो कभी 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। और नेक्स्ट है फॉरेन रेमिटेंस कैन नॉट बी क्रेडिटेड इन दिस अकाउंट। और अगर उसमें कोई फॉरेन रेमिटेंस आने वाला है तो वो उस स्मॉल अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो सकता। दीज अकाउंट्स आर वैलिड फॉर 12 मंथ्स। और ये इस तरह के जो अकाउंट्स हैं वो बैंक के अंदर सिर्फ 12 मंथ तक ही वैलिड है, विच कैन बी एक्सटेंडेड बाय अनदर 12 मंथ्स इफ द कस्टमर प्रोवाइड प्रूफ दैट दे हैव अप्लाइड फॉर ओवीडी। और वैसे तो इस अकाउंट को 12 महीने तक ही चलाया जा सकता है, लेकिन अगर वो कस्टमर बैंक में आके प्रूफ कर देता है कि उसने ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई कर दिया है, तब बैंक चाहे तो इसको 12 महीने तक और एक्सटेंड कर सकता है। लेकिन अगर 24 महीने हो जाते हैं तब उस व्यक्ति को ये अकाउंट को या तो बंद करवाना होगा और या फिर इसको ऑफिशियल वैलिडिटी डॉक्यूमेंट देकर इस अकाउंट को फिर नॉर्मल अकाउंट के अंदर कन्वर्ट करवाना होगा, ठीक है। तो इस टॉपिक में हमने ये देख लिया कि बैंक ने ना कुछ सिंप्लीफाइड ड्यू डिलिजेंस बनाए हुए हैं कि जहां पर बैंक को ड्यू डिलिजेंस को इतना थोड़ी डील करनी है उसके अंदर। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे पास सेविंग बैंक अकाउंट बनवाने आ रहा है, तब हमको सिर्फ ऑफिस बियर जो है उसके मतलब जो प्रेसिडेंट या चेयरमैन जो उसके वाइस चेयरमैन जो भी हैं, तो उनका ये सिर्फ हमको केवाईसी लेना है, उनके लिए हमको सीडीडी मतलब कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करनी है, लेकिन सबके लिए नहीं करनी। लेकिन अगर वो लोन फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो हमको सभी मेंबर्स के लिए ड्यू डिलिजेंस बरतनी है। फिर अगर कोई फॉरेन स्टूडेंट है तो उस फॉरेन स्टूडेंट के लिए हमको उसका एनआर अकाउंट जो ओपन करेंगे तो उसमें हमको उसका पासवर्ड लेना है, फोटोग्राफ लेना है और लेटर ऑफ एडमिशन लेना है। देन अगर कोई पर्सन ऐसा आ जाता है जिसके पास कोई आईडी नहीं है, कोई ओवीडी नहीं है,
तब उसको हम स्मॉल अकाउंट जो ऑफर करेंगे। और इसके अंदर उसको जो लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन ये है कि वो कभी भी 1 लाख रुपए से ज्यादा पूरे साल में जमा नहीं करवा सकता, और कभी भी उसके 1 मंथ का विड्रॉल जो है या ट्रांसफर जो है 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो बैलेंस है वो किसी भी समय पर 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और वह अकाउंट के अंदर फॉरेन रेमिटेंस अलाउ नहीं किया जाएगा, और वह अकाउंट 12 महीने तक वैलिड रहेगा। और अगर बैंक को वो ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स के प्रूफ दे देता है कि उसने अप्लाई कर दिया, तो उसको फिर से 12 महीने के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कस्टमर लेवल केवाईसी और मॉनिटरिंग। अब बैंक में एक प्रॉब्लम क्या आ रही थी, क्योंकि एक कस्टमर है, अब उसके मान लो 2-3 अकाउंट है, ठीक है, एक सेविंग अकाउंट है, एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एफडी अकाउंट है, एक आरडी अकाउंट है, ठीक है, और वो बिजनेस करता है तो मान लो उसका करंट अकाउंट भी है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आती थी कि पहले, अब बैंक जो है ना इसको अलग अलग 4 कस्टमर के रूप में देख रहा था, ठीक है, या उनका सिस्टम ऐसा कुछ लूप होल था कि वो हर बार नए कस्टमर रिकॉर्ड कर लेता था। अब प्रॉब्लम ये थी कि इन सबकी रिस्क मैनेजमेंट अलग से करना पड़ता था, और बैंक फिर इन सबको अलग कस्टमर मानकर चलता था। लेकिन इसमें ये समस्या वो थी कि बैंक अब मल्टीपल कस्टमर आइडेंटिटीज हो गई थी, तो इससे डील करने के लिए बैंक ने शुरू किया हर कस्टमर को एक यूनिक कस्टमर आईडी प्रोवाइड करवाना, यूनिक कस्टमर आईडी प्रोवाइड करवाना। इसे काम इजी बैंक का इसलिए हो गया क्योंकि बैंक को अब एक ही कस्टमर आईडी बनानी है, और उस कस्टमर आईडी से बाकी अकाउंट जो है वो लिंक करते रहना है, जिससे हमको ये पता चलता रहेगा उस ओवरऑल कस्टमर की बैंक के लिए क्या वर्थ है, ठीक है। एक कस्टमर शुड नॉट हैव मल्टीपल आइडेंटिटीज विद इन ए बैंक, एक ही बैंक में कस्टमर की मल्टीपल आइडेंटिटीज नहीं हो सकती। टू अचीव दिस बैंक मस्ट अलॉट ए यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड यूसीआईसी। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है कि यूसीआईसी में आई क्या है, तब तो आपका आंसर होगा आइडेंटिफिकेशन। तो आपको यूसीआईसी की फुल फॉर्म याद करनी है, यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड। तो बैंक जो है वो हर कस्टमर को यूसीआईसी प्रोवाइड करवाता है, यूनिक कस्टमर आइडेंटिटी कोड टू ईच कस्टमर। This helps the bank to track all customer facilities availed by the customer and monitor their financial transaction in a holistic manner। तो बैंक जो है एक यूनिक कस्टमर आईडी से उस कस्टमर के बारे में 360 नॉलेज जानकारी जो है प्राप्त कर सकता है, और बैंक फिर उसका रिस्क असेसमेंट भी उसी हिसाब से कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है पीरियोडिक अपडेशन। अब बैंक, हमने जो ऊपर पढ़ा था कि बैंक जो है वो अपने कस्टमर को लो रिस्क, मीडियम रिस्क या हाई रिस्क में रखता है, लेकिन ये एक बार कोई कस्टमर का अकाउंट खुलवाते टाइम तो हमने उसको रिस्क अलॉट कर दिया, लेकिन क्या बात हो ये भी सकता है कि क्या पता बाद में उसका इनकम लेवल बढ़ गया हो, या उसने अपना बिजनेस चेंज कर लिया हो, या कुछ भी ऐसा वजह से, तो हमको फिर उसको वापस से क्लासिफाई करना होगा। मतलब हम अगर कोई लो रिस्क कस्टमर है तो क्या पता वो हाई रिस्क कस्टमर भी बन सकते हैं, और हो सकता है कि किसी कस्टमर ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली तो वो एकदम से पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन बन गया, तो वो रिस्क कुछ हाई हो जाएगा। तो बैंक को एक पीरियोडिक टाइम पर उनकी केवाईसी जो है अपडेट करते रहना होगा। एक कस्टमर प्रोफाइल कैन चेंज ओवर टाइम, तो इट इज नेसेसरी टू पीरियोडिकली अपडेट द केवाईसी डेटा एंड डॉक्यूमेंट्स। तो आप देखते होंगे इसी वजह से हम जो है कस्टमर से बार बार री केवाईसी डिमांड करते रहते हैं, क्योंकि उसकी जो केवाईसी है वो एक्सपायर हो जाती है, और हमको फिर कस्टमर से दोबारा से उसकी बारे में जानकारी जो है वापस प्राप्त करनी होती है, उसके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स फिर से चेक करने होते हैं, इसमें उसका एड्रेस प्रूफ देखना होता है, तो ये सब हमको उनसे प्राप्त करना होता है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है कि अगर वो हाई रिस्क है, मीडियम रिस्क है और लो रिस्क है, तो बैंक को कितने समय के बाद उसकी केवाईसी की डिमांड करनी है। अगर वो कस्टमर हाई रिस्क कस्टमर है तो बैंक उसे एटलीस्ट हर 2 साल के बाद उससे केवाईसी की डिमांड करनी है, और अगर मीडियम रिस्क कस्टमर है तो उससे 8 साल के लिए, और अगर लो रिस्क कस्टमर है तो 10 साल के लिए। ये आप याद कर लेना, 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अगर कोई हाई रिस्क कस्टमर है तो बैंक उससे कब केवाईसी की डिमांड करेगा, तो वो उसका आंसर होगा 2 साल, मीडियम रिस्क के लिए 8 साल और लो रिस्क के लिए 10 साल, ठीक है। अब इसमें कुछ मोडेलिटी हैं, वो क्या, अगर किसी कस्टमर का कोई भी केवाईसी में अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है, मान लो कोई हाई रिस्क कस्टमर है और हम उससे 2 साल के बाद केवाईसी की डिमांड कर रहे हैं, तो अगर उसकी केवाईसी में कोई भी चेंज नहीं, ना उसका एड्रेस चेंज हुआ, ना उसका इनकम चेंज हुई, ना और कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तब इंडिविजुअल के केस में क्या करेंगे, ए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ऑफ द कस्टमर इज सफिशिएंट। तो उस कस्टमर से हम एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ले लेंगे। दिस कैन बी ऑब्टेन थ्रू ईमेल, मोबाइल, एटीएम और अदर डिजिटल चैनल। और ये जो उससे फॉर्म लेंगे, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो लेंगे, तो ये हम उससे ईमेल के जरिए ले सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग के जरिए ले सकते हैं, एटीएम में अगर वो जाके अप्लाई कर देते तो भी हम चला सकते हैं, या किसी डिजिटल चैनल पे आकर अपनी
केवाईसी डिटेल फिल कर देता है तब भी बैंक जो है उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। और अगर उसका एड्रेस चेंज होता है, चेंज इन एड्रेस ओनली, अगर उसका एड्रेस चेंज हो जाता है तब क्या करना होगा, ए सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ द न्यू एड्रेस इज सफिशिएंट एंड द बैंक मस्ट वेरीफाई दिस न्यू एड्रेस विद इन 2 मंथ्स। तो हमको उस कस्टमर से एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लेना होगा कि उसका एड्रेस चेंज हो गया, और फिर बैंक को उस एड्रेस को 2 महीने के अंदर वेरीफाई करना होगा। हालांकि ये जो कंडीशन है ये प्रैक्टिकली नहीं है। अब बैंक यूजुअली क्या करता है कि अगर उसका एड्रेस चेंज हुआ तो उसे एड्रेस प्रूफ हम लेते ही लेते हैं। ठीक है। अब लो रिस्क कस्टमर के लिए, लो रिस्क कस्टमर के लिए केवाईसी के अंदर कुछ छूट दी गई है। अब वो क्या है, इफ केवाईसी ओवरड्यू, अगर किसी व्यक्ति की केवाईसी जो ओवरड्यू चल रही है तो बैंक में कंटिन्यू ऑपरेशन फॉर अप टू 1 ईयर बियॉन्ड द ड्यू डेट और अंटिल 30 जून 2026 विच एवर इज लेटर। तो अभी आरबीआई ने एक सर्कुलर निकाला था जिसमें यह बताया गया था अगर इंडिया में अगर कोई व्यक्ति केवाईसी ड्यू है, अगर वो और वो लो रिस्क कस्टमर है, लो रिस्क कस्टमर है, तब उस व्यक्ति को जब जब भी उसका ओवर ड्यू हुआ है अकाउंट केवाईसी के लिए, तब वहां से लेकर 1 साल तक उसका अकाउंट ऑपरेशनल रहेगा, और या फिर 30 जून 2026 तक वह उसका अकाउंट जो है बैंक जो है फ्रीज नहीं करेगा ड्यू टू रीजन फॉर केवाईसी। मतलब केवाईसी के लिए अगर ड्यू होती तो बैंक पहले आपका अकाउंट जो है फ्रीज कर सकता था, लेकिन अब आरबीआई ने एक सर्कुलर निकाला, उसमें यह बताया गया कि अगर किसी व्यक्ति का अकाउंट केवाईसी वजह से ओवरड्यू है तो उसको 1 साल तक आप चालू रखो, और या फिर 30 जून 2026, और इनमें से जो बाद में आएगा तब तक आपका अकाउंट जो है फ्रीज बैंक नहीं करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हुआ क्या था कि आपको पता होगा कि 2014 के टाइम जब मोदी जी जनधन अकाउंट लेके आए थे, तब इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों का अकाउंट खुले थे, मतलब बहुत सारे लोगों को बैंकों के साथ जोड़ा गया था, फाइनेंशियल इंक्लूजन किया गया था। ठीक है। अब वो सारे जो अकाउंट थे लो रिस्क अकाउंट थे। ठीक है। और अब उन सबको 10 साल पूरे हो गए। अब 10 साल पूरे हो गए, अब हो क्या रहा है ना कि बहुत सारे लोग बैंकों के पास रीकेवाईसी करवाने आ रहे हैं। अब बैंकों के ऊपर जो बर्डन है वो ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसी वजह के लिए, इसी वजह से निजात पाने के लिए ये रूल लाया गया कि बैंक किसी का अकाउंट भी फ्रीज ना करे 30 जून 2026 तक, और या जब उसका अकाउंट ओवरड्यू हुआ उससे 1 साल तक। ठीक है। और बैंकों को एक काम और करना होगा, दीज अकाउंट्स मस्ट रिमेन अंडर रेगुलर मॉनिटरिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। और जब तक बैंक उसका अकाउंट फ्रीज नहीं करता लेकिन उसका केवाईसी ओवरड्यू है, तब बैंक को उस अकाउंट के अंदर मॉनिटरिंग रेगुलर रखनी पड़ेगी। ठीक है। और बैंक में अंदर जब कस्टमर का केवाईसी या तो ड्यू हो गया है या होने वाला है, तब बैंक को कस्टमर को किस प्रकार नोटिफाई करना है, बैंक्स मस्ट सेंड 3 एडवांस नोटिसेस बिफोर द ड्यू डेट, एट लीस्ट 1 इज फिजिकल लेटर। तो बैंक को कस्टमर को बताना होगा कि आपका जो केवाईसी है वो ड्यू हो गया है, और बैंक को उसके लिए कस्टमर को 3 एडवांस नोटिस जारी करने होंगे, और उन 3 एडवांस नोटिस में से एक जो नोटिस है वो फिजिकल फॉर्म में, मतलब एक लेटर जो है उसके घर में भेजना होगा, या फिर कस्टमर अगर ब्रांच में आता है तो उसको फिजिकली लेटर जो है हैंडओवर करना होगा। ठीक है। और इफ केवाईसी रिमेन्स अनडन, बैंक्स मस्ट सेंड 3 रिमाइंडर्स आफ्टर द ड्यू डेट, अगेन एट लीस्ट 1 लेटर। और अगर वह व्यक्ति लेटर केवाईसी की डेट, ओवरड्यू की डेट भी निकल जाती है, तब भी वो केवाईसी नहीं करवाता, तब उसके बाद ओवरड्यू होने के बाद भी बैंक को 3 रिमाइंडर कस्टमर को देने होंगे, और उसके अंदर एक जो है वो फिजिकल लेटर के जरिए जाना होगा। मतलब एक लेटर भेज सकता है बैंक, और बाकी के लिए ईमेल या अदर डिजिटल चैनल्स का यूज कर सकता है, लाइक एसएमएस उसको कर सकता है, ईमेल कर सकता है। ठीक है। तो 3 रिमाइंडर उसको फिर देने होंगे। और ऑल कम्युनिकेशंस मस्ट इंक्लूड क्लियर इंस्ट्रक्शन, एस्केलेशन मैकेनिज्म, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लाइंस एंड मस्ट बी लॉज्ड इन द सिस्टम। और उसके बाद जब बैंक ये उनको इंस्ट्रक्शन देगा, मान लो लेटर भेज रहा है या मेल कर रहा है, तब उसके अंदर वो क्लियरली बताएगा कि आपकी केवाईसी ड्यू है और आपको वो जल्दी से जल्दी करनी होगी, और अगर आप नहीं करते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, मतलब आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज हो सकता है। तो ये बैंक को क्लियरली कन्वे करना होगा अपने नोटिफिकेशन के जरिए। ठीक है। तो अभी हमने ये देखा कि एक तो बैंक को हर कस्टमर को यूनिक कस्टमर आईडी देना होगा जिसका नाम होता है यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड, यूसीआईसी। ठीक है। और बैंक को पीरियोडिकली अपडेशन करना होगा केवाईसी के डाटा को। और हाई रिस्क कस्टमर के लिए 2 साल होगा, मीडियम रिस्क के लिए 8 साल, और लोअर रिस्क के लिए 10 साल। और
इसके अंदर अगर किसी व्यक्ति का कोई नो चेंज है तो हम उससे सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ले सकते हैं और वही हमारे लिए सफिशिएंट होगा। और ये फॉर्म हम डिजिटल चैनल से या मेल, एटीएम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर उसका एड्रेस चेंज हुआ है तो बैंक को सेल्फ डिक्लेरेशन लेना होगा एड्रेस चेंज का, और बैंक को उस एड्रेस को 2 महीने के अंदर वेरीफाई करना होगा। और अभी आरबीआई ने कुछ टेम्परेरी रिलीफ दिया है लो रिस्क कस्टमर के लिए, बस ये आपको ये याद रखना है कि सिर्फ लो रिस्क कस्टमर के लिए है। और वो कितना है, आपका अकाउंट ओवरड्यू होने के, आपका अकाउंट केवाईसी के लिए ओवरड्यू होने से 1 साल तक या फिर 30 जून 2026 तक, और इनमें से जो भी लेटर होगा, जो भी बाद की डेट होगी। और इसके अंदर बैंक्स को आपके अकाउंट की रेगुलर मॉनिटरिंग करनी होगी। मतलब कोई किसी व्यक्ति का जो अकाउंट है वो केवाईसी के लिए ड्यू हो गया है, तब बैंक को उसके अंदर रेगुलर मॉनिटरिंग करनी होगी। और जब किसी व्यक्ति का केवाईसी ड्यू होने वाला है तब बैंक को उसको 3 एडवांस नोटिस जारी करने होंगे, और उसमें से एक नोटिस एटलीस्ट फिजिकल फॉर्म में होना चाहिए। बाकी जो 2 वो चाहे तो डिजिटल मेथड से भी बैंक उनको कन्वे कर सकता है। फिर अगर ओवरड्यू होने के बाद भी कस्टमर केवाईसी नहीं करवाता तब बैंक को उसको 3 रिमाइंडर देने होंगे, जिसमें एटलीस्ट एक रिमाइंडर जो है लेटर के जरिए जाना चाहिए। और उस जो भी हम उसको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, लाइक केवाईसी करवाने के लिए उसको इंटीमेट कर रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है एकदम क्लियर होनी चाहिए, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसको क्लियरली बताना होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अल्टरनेट मोड्स ऑफ सीडीडी प्रोसीजर। अब जो हम कस्टमर ड्यू डिलीजेंस करते हैं, तो ये तो हमने ऊपर जो बात करी कि हम फिजिकली किस प्रकार से काम कर सकते हैं। अब हम कस्टमर की ड्यू डिलीजेंस करने के लिए कुछ अल्टरनेट मोड भी यूज करते हैं, लाइक थर्ड पार्टी। Banks are permitted to rely on CDD done by third party, provided that the third party is regulated and supervised entity with adequate KYC systems. However, the ultimate responsibility of CDD will always be the bank. अब बैंक क्या करता है, कोई थर्ड पार्टी हायर कर लेता है, ठीक है। अब उसकी जिम्मेदारी बना देता है कि आप हमारे बिहाफ पे कस्टमर की ड्यू डिलीजेंस करो, ठीक है। और इसमें फिर क्या है ना कि वो थर्ड पार्टी जो एक्वायर कर रहा है, तो बैंक को ये इंश्योर करना होगा कि वो रेगुलेटेड हो किसी के द्वारा और सुपरवाइज की जा रही हो बैंक के द्वारा ही। और वह थर्ड पार्टी जो है, वो वह जो कंपनी है, उसके पास एडुकेट केवाईसी सिस्टम होना चाहिए। मतलब केवाईसी करने का उसके बाद एडुकेट सिस्टम जितना जरूरी है उतना होना चाहिए। लेकिन अगर बैंक थर्ड पार्टी से कस्टमर की ड्यू डिलीजेंस करवा रहा है, तब अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमेशा बैंक की ही रहेगी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति बैंक के अंदर अकाउंट खुलवा देता है जिसकी ड्यू डिलीजेंस जो बैंक थर्ड पार्टी द्वारा की जाती है, और वो कोई मनी लॉन्ड्रिंग की केस में आ जाता है या कुछ टेररिस्ट फाइनेंसिंग करता है, तब उसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी अल्टीमेट जो है वो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही आएगी। नेक्स्ट जो अल्टरनेट डिजिटल मोड है वो है वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। अब जो हम वीडियो से भी आपने देखा होगा कि अभी कस्टमर के अकाउंट्स भी हैं तो वीडियो केवाईसी से खुलने लग गए हैं, ठीक है। तो इससे भी हम कस्टमर की केवाईसी कर सकते हैं। बस इसके अंदर हम वीडियो कस्टमर को ब्रांच में आने की जरूरत नहीं होगी। द आरबीआई परमिटेड बैंक्स टू यूज डिजिटल चैनल्स लाइक वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस VCIP फॉर कस्टमर ऑनबोर्डिंग। दिस प्रोसेस इज ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू फेस CIP। और वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को भी हम फेस टू फेस के बराबर का दर्जा देंगे। मतलब जो काम कस्टमर ब्रांच के अंदर फेस टू फेस करेगा उसी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाएगा फेस टू फेस वीडियो केवाईसी को। इसका क्या प्रोसीजर है, ए ट्रेन्ड बैंक ऑफिशियल इंटरेक्ट्स with the customer over a video call. The official capture a live photograph of customer, their PAN and verify their identity using Aadhaar, KYC or other OVDs. The entire process is recorded and stored with the date, timestamp and geo tagging. तो इसमें क्या होता है वीडियो केवाईसी के अंदर कि बैंक का एक ऑफिशियल होता है जो कस्टमर को वीडियो कॉल करता है, ठीक है, वीडियो कॉल करता है। और उस वीडियो कॉल के जरिए कस्टमर बैंक के साथ जुड़ता है, और कस्टमर को फिर बोला जाता है कि आप एक तो आप स्टेट रहे कि आपकी फोटो खींच ली जाएगी, तो बैंक का ऑफिसर उस व्यक्ति की फोटो लाइव फोटो कैप्चर कर लेगा। उसके बाद उससे बोला जाएगा कि आप अपना पैन कार्ड दिखाइए। तो और ये वीडियो कैप्चरिंग वीडियो जो चलेगी उसी के अंदर उसका लाइव जो है पैन कार्ड रिकॉर्ड किया जाएगा। और फिर उसका आधार वेरीफाई करना है तो वो भी उससे डिमांड कर सकता है। और इसी के बाद क्या होगा कि उसका आधार जो है EKYC किया जाएगा। मतलब कि उससे आधार नंबर पूछा जाएगा। आधार नंबर पूछने के बाद
वो आधार को हम UIDAI की साइट पर जाकर चेक करेंगे और उसके बाद उससे OTP डिमांड करी जाएगी और OTP से ये क्लियर हो जाएगा कि वह वही व्यक्ति है जिसके पास जो वीडियो KYC कर रहा है। तो इस और अगर कोई वीडियो KYC करते हैं तो उसको इक्विवेलेंट माना जाएगा फेस टू फेस कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के। मतलब अगर कोई व्यक्ति ब्रांच में आकर KYC करा रहा है और अगर कोई व्यक्ति वीडियो KYC करा रहा है तो ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। बस ये KYC करने का एक डिफरेंट चैनल जो है बैंक ने बना दिया। ठीक है, तो ये अल्टरनेट मोड्स हैं कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के। थर्ड पार्टी से जरूर KYC करवा सकते हैं और वीडियो KYC भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल KYC। दिस इज अनदर डिजिटल प्रोसेस बट इट रिक्वायर्स टू बैंक ऑफिसर टू मीट द कस्टमर इन पर्सन। ये भी एक अलग से डिजिटल प्रोसेस है, लेकिन इसके अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है कि बैंक के ऑफिसर को उस कस्टमर से फिजिकली मिलना होगा। इसका क्या प्रोसीजर है? द ऑफिसर यूज द डेडिकेटेड एप्लीकेशन टू कैप्चर ए लाइव फोटोग्राफ ऑफ द कस्टमर एंड देयर ओरिजिनल OBD। द एप्लीकेशन इज वाटरमार्क्ड विद द डिटेल ऑफ द ट्रांजेक्शंस एंड कस्टमर कंसेंट विद टेकन बाय वाया OTP। तो इसके अंदर क्या होगा, एक डिजिटल KYC के अंदर एक बैंक की ही वेबसाइट होगी या ऐप होगी। उस ऐप पर जो बैंक का ऑफिसर है उसको ऑपरेट कर रहा होगा और वो कस्टमर से मिलेगा और वहां पर ही कस्टमर की फोटो जो है वो लाइव फोटो कैप्चर कर लेगा और उसके साथ उसके डॉक्यूमेंट जो है वहीं पर चेक करेगा और उसको भी फोटो खींच के उस पर अपलोड कर देगा। ठीक है, और बाद में KYC का कंसेंट लेने के लिए जो बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड नंबर होगा उस पर OTP डालकर हम कस्टमर से कंसेंट ले लेंगे, जिससे क्या है उसकी जो KYC है वो डन हो जाएगी। इसमें एक चीज बताना भूल गया, वीडियो KYC के अंदर, वीडियो KYC के अंदर क्या है, उसी व्यक्ति की जब हम KYC कर रहे हैं तो हम उसकी वीडियो जो है रिकॉर्ड्स में मेंटेन करेंगे और उसकी जो फोटो ली हमने तो उसको टाइम स्टैम्प ऑटोमेटिक हो जाएगा और जियो टैगिंग करी जाएगी, मतलब उसकी लोकेशन जो है वो भी कैप्चर करी जाएगी। नेक्स्ट है eKYC सर्विस बाय UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कस्टमर का जो हम कस्टमर बैंक में आएगा और हमको फॉर्म भर के देगा KYC का और हम KYC फॉर्म के जरिए हम उसका बायोमेट्रिक लेंगे और वो बायोमेट्रिक लिंक्ड होगा उसके आधार से और आधार का डेटा जो है हमारा UIDAI की साइट पे हमको मिल जाएगा। तो हम हमारा जो बैंक का सर्वर होगा वो UIDAI के साथ लिंक्ड होगा, तो हमको अपने ही CBS के अंदर हमारे बैंक के जो सॉफ्टवेयर के अंदर ही हमको ये फंक्शनैलिटी रहेगी कि हम उसका आधार कैप्चर करके UIDAI से वेरी ऑथराइज मतलब उसकी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि वह वही कस्टमर है जिसका ये अकाउंट है। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस वेयर द बैंक एक्टिंग एज ए KYC यूजर एजेंसी KUA। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि बैंक KUA का काम कब करता है, तो हमको ये बताना होगा जब हम कस्टमर की eKYC सर्विस eKYC कर रहे हैं तब बैंक जो है एक तरह से KYC यूजर एजेंसी के रूप में काम करता है। और ये किस तरह का काम करती है, वेरीफाई द कस्टमर आइडेंटिटी यूजिंग UIDAI eKYC सर्विस। तो जो eKYC सर्विस है ये UIDAI ने सभी बैंकों को उपलब्ध करा रखी है। इसके जरिए ये होता है कि कस्टमर बैंक में आकर अपना आधार कार्ड नंबर देता है और बायोमेट्रिक लगाता है और फिर बैंक उसके आधार पर UIDAI की साइट से जाकर उसको वेरीफाई कर सकता है। ठीक है, इसमें जो बैंक ने काम किया एज ए KUA के रूप में काम किया, KYC यूजर एजेंसी। द कस्टमर प्रोवाइड देयर आधार नंबर एंड बायोमेट्रिक्स लाइक ए फिंगरप्रिंट्स एंड द UIDAI सर्वर रिस्पॉन्ड्स विद द डिजिटली साइंड डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन एंड फोटोग्राफ। ठीक है, तो फिर उसको वहां से UIDAI की साइट से इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सकती है। तो ये हमारा हो गया कि हम अल्टरनेट मोड से कैसे KYC कर सकते हैं, मतलब कस्टमर ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं। एक तो थर्ड पार्टी से हम करवा सकते हैं, थर्ड पार्टी हम उसको बैंक की कोरस्पोंडेंट या बैंक के जो एजेंट्स होते हैं उनको भी हम ऐड कर सकते हैं कि एजेंट्स के थ्रू भी हम KYC करवा सकते हैं। बस इसमें होलसम जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमेशा बैंक की ही रहेगी। ठीक है, थर्ड पार्टी से करवा सकते हैं, वीडियो KYC कर सकते हैं और डिजिटल KYC मतलब बैंक की ऐप के द्वारा हम KYC कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है हम eKYC कर सकते हैं जो हम UIDAI की साइट पे जाके वेरीफाई कर सकते हैं। तो अभी हमने ना हमारे इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक जो पूरा कर लिया है, नो योर कस्टमर KYC नॉर्म्स का। ठीक है, थोड़ा लेंथी टॉपिक था। इसके अंदर हमने सबसे पहले तो ये बात करी थी कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी क्या होती है, कि मतलब हम कस्टमर को किस कस्टमर को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने जो बात करी थी कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर्स। ठीक है, कि कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन हमको कब कब करनी होती है। देन कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। ठीक है, हमको कस्टमर की ड्यू डिलिजेंस करनी होगी, मतलब कस्टमर के
को जब हम बैंक का रिलेशनशिप जो हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तब हमको कस्टमर से क्या क्या रिक्वायरमेंट्स देखनी होंगी, मतलब क्या क्या केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लेने होंगे, ठीक है। और उसमें वेरियस कस्टमर के बारे में हम बात करें, जैसे इंडिविजुअल के केस में हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करनी है, और ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हम इंडिविजुअल केस में मांगेंगे। एक मतलब मैं आपको समराइज करके बता रहा हूँ कि हमने अभी तक क्या किया, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके दिमाग में पूरा खिचड़ी बन गया हो, ठीक है। उसके बाद अगर उसका एड्रेस प्रूफ नहीं दे पाता तो उसमें वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एडिशनली दे सकता है। फिर सोल प्रोप्राइटरी फर्म अगर अकाउंट खुलवाने आती है, तब उनसे क्या क्या सर्टिफिकेट की डिमांड करेंगे, डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करेंगे। फिर अदर फर्म्स लाइक कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स या ट्रस्ट या अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन हमारे पास अकाउंट खुलाने आती है, तब हम उनसे क्या डिमांड करेंगे। फिर हमने बात करी कि बेनिफिशियरी ओनर कौन होता है, ठीक है, और इसमें कंपनी, पार्टनरशिप और कोई एसोसिएशन, बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल्स या ट्रस्ट, उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है कि वो बेनिफिशियरी ओनर बनेंगे बैंक के लिए। देन हमने देखा कि इनहेंस ड्यू डिलिजेंस के लिए बैंक ने कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर बैंक को इनहेंस ड्यू डिलिजेंस लगाना पड़ता है, मतलब ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे नॉन फेस टू फेस कोई कस्टमर आया हुआ हो, या कोई पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन हो, तो या फिर ऐसा अकाउंट हो जो क्लाइंट अकाउंट्स, कोई फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज हो, प्रोफेशनल इंटरमीडिएरीज ने अकाउंट खुलवाया हो हमारे पास अपने क्लाइंट्स के लिए, तो इन तरह के अकाउंट पे बैंक को ज्यादा ध्यान देना होता है। और कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जिसपे बैंक को सिंप्लीफाइड ड्यू डिलिजेंस करना होता है, जैसे हमारे पास सेल्फ हेल्प ग्रुप का अकाउंट आता है, या कोई फॉरेन स्टूडेंट्स का अकाउंट आता है, और या फिर कोई ऐसा पर्सन आता है जिसके पास ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पर लेकिन उसको हम स्मॉल अकाउंट ऑफर करेंगे, और स्मॉल अकाउंट के अंदर कुछ लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन हमने अभी कवर कर ली है। उसके बाद हमने देखा कि कस्टमर की जो केवाईसी है, वो मतलब कस्टमर की डुप्लीकेसी ना हो, तो उसको हम एक यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड प्रोवाइड करवाते हैं, और जो केवाईसी है उसका पीरियोडिक अपडेशन होना जरूरी है, और रिस्क के आधार पर इनका अपग्रेडेशन होता है। हाई रिस्क के लिए 2 साल, मीडियम रिस्क के लिए 8 साल, और लोअर रिस्क के लिए 10 साल, ठीक है। फिर हमने बात करी कि टेम्परेरी लीव कुछ दिया गया है लो रिस्क कस्टमर को, वो कितना है, ओवरड्यू होने से, केवाईसी ओवरड्यू होने से 1 साल, और या फिर 30 जून 2026 तक। और अगर किसी व्यक्ति का केवाईसी ड्यू होने वाला है, तब बैंक को उसको 3 नोटिस देने चाहिए, और अगर उसका ड्यू हो चुका है तब उसको 3 रिमाइंडर देगा। उसके बाद हमने ये बात करी कि अल्टरनेट मोड्स क्या हैं, मतलब बैंक को केवाईसी करने के लिए, सीडीडी करने के लिए, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के लिए और अल्टरनेट मोड क्या है, तो बैंक जो है थर्ड पार्टी को हायर कर सकता है, और उनके द्वारा कस्टमर की ड्यू डिलिजेंस या केवाईसी करवा सकता है। थर्ड पार्टी जैसे बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट या बैंकिंग एजेंट्स जो होते हैं, उनके द्वारा भी ये करवाया जा सकता है, लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसमें बैंक की ही रहती है। फिर हम वीडियो केवाईसी के जरिए कस्टमर की वीडियो केवाईसी कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, और ये इक्वलेंट होगी फेस टू फेस कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के। आपको ये VCIP की फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है, ये भी पूछा जाता है। फिर डिजिटल केवाईसी की बात करी थी हमने कि बैंक का एक ऑफिशियल बैंक की ऐप या पोर्टल के ऊपर कस्टमर की लाइव फोटो खींचता है, उसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करता है, और इस प्रकार भी वो कस्टमर की केवाईसी कर सकता है। देन हमने देखा कि केवाईसी जो केवाईसी करी जाती है आधार के ऊपर, वो बैंक करता है केवाईसी यूजर एजेंसी बनके, KUA बनके, ठीक है। तो यहां तक हमारा जो अभी तक चैप्टर कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वायर ट्रांसफर। तो वायर ट्रांसफर के अंदर बात करें, वायर ट्रांसफर क्या बोला जाता है कि पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेजना थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक अगर पैसा एक दूसरी जगह भेजा जाता है तो उसको बोला जाता है वायर ट्रांसफर। और ये वायर ट्रांसफर जो है वो डोमेस्टिकली भी हो सकता है और इंटरनेशनली भी किया जा सकता है, ठीक है। तो डोमेस्टिकली के जो चैनल्स हैं जैसे NEFT, RTGS, इनके थ्रू जो पैसा है वो डिजिटली भेजा जाता है। IMPS, UPI, ये सब जो है वो डोमेस्टिकली काम करते हैं, और इंटरनेशनली जो काम करता है वो शिफ्ट सर्विस जो है उसके द्वारा जो है इंटरनेशनली पैसा एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है। अब वायर ट्रांसफर आर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर आइदर विद इन इंडिया डोमेस्टिक और द अक्रॉस कंट्री क्रॉस बॉर्डर, ठीक है। बिकॉज मनी मूव्स क्विकली और समटाइम्स अक्रॉस बॉर्डर्स दे आर कंसिडर्ड हाई रिस्क फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तो अगर पैसा जो मूव इतनी फास्टली होगा, इतनी तेजी से जाएगा, तो उसमें एक रिस्क भी बैंक के लिए आता है, और वो रिस्क क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग होना और टेररिस्ट फाइनेंसिंग होना। अब इसके लिए बैंक को ना कुछ डॉक्यूमेंट्स कस्टमर से कलेक्ट करने होते हैं, वो क्या है, क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर मस्ट बी अकम्पनाइड बाय एक्यूरेट एंड मीनिंगफुल ओरिजिनेटर इंफॉर्मेशन सच एज नेम, एड्रेस, अकाउंट नंबर। अब वो डॉक्यूमेंट्स की जो मैंने बात करी,
उसके लिए अगर कोई व्यक्ति बैंक के पास आता है और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन करना चाहता है, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस सर्विस करना चाहता है, मतलब पैसा एक इंडिया से बाहर भेजना चाहता है, तब बैंक को उस व्यक्ति से फॉर्म जो है, जिस प्रकार की ट्रांजेक्शन करना चाहता है उसका फॉर्म फिल करवाना होगा। मानो कि वो शिफ्ट सर्विस लेना चाहता है तो उससे उसके रिस्पेक्टिव फॉर्म उससे फिल करवाया जाएगा और उस पे उस व्यक्ति की जो ओरिजिनेटर है, जो पैसा भेज रहा है, उसका नाम, उसका एड्रेस और उसका अकाउंट नंबर मेंशन होना चाहिए। इसके साथ बैंक चाहे तो उसके केवाईसी डॉक्यूमेंट जो है ले सकता है, मतलब उसके आईडी प्रूफ डिमांड कर सकता है। ठीक है, तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन के लिए बैंक को उस व्यक्ति का जो ओरिजिनेटर है, जो ट्रांजेक्शन करने वाला है, उसकी डिटेल्स उससे भरवा के लेनी होगी। देन है डोमेस्टिक वायर ट्रांसफर। ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ 50,000 एंड अबव मस्ट बी अकम्पनीड बाय ओरिजिनेटर इंफॉर्मेशन। और अगर कोई व्यक्ति 50,000 उससे ज्यादा की ट्रांजेक्शन करना चाहता है डोमेस्टिकली, तब उस पर ये लिमिट है, उस पर उससे भी इंफॉर्मेशन लेनी होगी। उस मतलब मान लो एनईएफटी करने आया तो नॉर्मली तो प्रैक्टिस ये रहती है कि एनईएफटी के फॉर्म पे ये सब डिटेल ऑलरेडी उसको भरनी ही होगी। ठीक है, लेकिन ये मैंडेटरी है कि वो उनसे हम 50,000 से ऊपर की ट्रांजेक्शन में तो उससे लेंगे ही लेंगे। डोमेस्टिकली की लिमिट है 50,000 और इंटरनेशनली अगर कितना भी पैसा भेजना चाहता है तो उससे हम डिटेल डिमांड करेंगे। ठीक है, और इसका जो रिकॉर्ड कीपिंग होगा, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्स हमको देगा इसको हमको 5 साल तक संभाल कर रखना होगा। द ओरिजिनेटर इंफॉर्मेशन फॉर ऑल सच ट्रांसफर मस्ट बी प्रिजर्व एटलीस्ट 5 ईयर। ठीक है, तो 5 साल के लिए हमको संभाल के रखना होगा। लेकिन जनरल जो प्रैक्टिस है बैंकों के ऊपर वो 10 साल की चलती है, मतलब 10 साल तक बैंक को ऑल रिकॉर्ड जो अपने हैं संभाल कर रखने होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर स्पेसिफिक अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर कोई वायर ट्रांसफर किया गया तो उसका रिकॉर्ड कीपिंग कितने साल तक बैंक को रखना है, तो आपको जवाब होगा 5 साल तक। ठीक है, तो हमारा हमने इसमें यह बात करी, वायर ट्रांसफर बोलते हैं कि एक जगह से पैसा दूसरी जगह भेजना इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, और वो डोमेस्टिक हो सकता है, इंटरनेशनल हो सकता है। और इसमें रिस्क ये आता है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल टेररिस्ट फाइनेंसिंग होने में ज्यादा खतरा रहता है। और अगर वो व्यक्ति क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन कर रहा है तो हमको उस ओरिजिनेटर की इंफॉर्मेशन पूरी कलेक्ट करनी होगी। और अगर डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन कर रहा है तब अगर वो ट्रांजेक्शन 50,000 से ऊपर है तभी हमको उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। और रिकॉर्ड कीपिंग जो है हमको 5 साल के लिए करनी होगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अदर ऑपरेशन रेगुलेशंस। अब कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं जिसके लिए बैंकों के ऊपर कुछ रेगुलेशन रहती हैं। अब वो क्या क्या है? इशू एंड पेमेंट्स ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। अगर कोई बैंक डिमांड ड्राफ्ट इशू कर रहा है और या उसकी पेमेंट कर रहा है तब क्या रूल है? एनी डोमेस्टिक रेमिटेंस ऑफ 50,000 एंड अबव मस्ट बी डन बाय डेबिट द कस्टमर अकाउंट और अगेंस्ट द चेक, नॉट अगेंस्ट कैश। तो अगर कोई व्यक्ति डिमांड ड्राफ्ट बनवाने आया है, ठीक है, तो बैंक को क्या करना होगा कि उसका जो पैसा लेना है ना वो उस व्यक्ति के अकाउंट से लेना है, ना कि वो डिमांड ड्राफ्ट को कैश के अंदर बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये रूल है कि डिमांड ड्राफ्ट जो 50,000 से ऊपर बनवाने आएगा तो उसको कभी कैश में नहीं बनाना, उसका पैसा जो है चेक के द्वारा ही लेना है। देन पीरियड फॉर प्रेजेंटिंग पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। और जब कोई व्यक्ति बैंक के अंदर डिमांड ड्राफ्ट चेक प्रेजेंट करता है तो उसकी वैलिडिटी जो है निर्धारित करी गई है वो है 3 महीने। ठीक है, चेक, ड्राफ्ट और पे ऑर्डर्स आर वैलिड फॉर ओनली 3 मंथ्स फॉर द डेट ऑफ इशू। तो जब चेक को या ड्राफ्ट को या पे ऑर्डर को या उसका डेट ऑफ इशू से 3 महीने की वैलिडिटी उसकी रहती है। ये एक जनरल क्वेश्चन है, ये आपसे ये भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। तो जो भी मैं आपको बताऊं ना वो आपको प्लीज उसको नोट कर लो या उसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आप करना चाहो करो, लेकिन आपको ये नोट जरूर करने होंगे क्योंकि यही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। देन है कलेक्शन ऑफ अकाउंट पे चेक। अब कोई अकाउंट पे चेक आता तो उसमें क्या रूल है? अकाउंट पे क्रॉस चेक शुड नॉट बी कलेक्टेड फॉर एनी पर्सन अदर देन द पर्सन नेम्ड ऑन द पे ऑन द चेक। तो अगर बैंक के पास कोई अकाउंट पे का चेक आता है तो वो पैसा जो है बैंक किसको देगा? उस पेई को। पेई मतलब पेई उसको बोलते हैं जिसको पैसा मिलने वाला है, मतलब जो चेक का बेनिफिशियरी होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब अकाउंट पे चेक आएगा तब बैंक जो है वो पैसा सिर्फ पेई के लिए कलेक्ट करेगा। ठीक है, और इसमें एक एक्सेप्शन है, देयर इज एक्सेप्शन फॉर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। बैंक्स आर परमिटेड टू कलेक्ट अकाउंट पेई चेक फॉर an amount not exceeding 50,000 in the account of these societies but only if the named pay are member of these societies। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में एक एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है और उसके मान लो मेंबर हैं 3 मेंबर, मान लो उसके ए
बी और सी। अब ए कहीं पे काम करता है और उसको सैलरी मिलती है, मान लो उसको ए को सैलरी मिली चेक के थ्रू, ठीक है। अब ए के वो चेक मिला, लेकिन ए के पास खुद का पर्सनल अकाउंट जो है वो नहीं है, ठीक है। तो ए चाहे तो वो पैसा जो है अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकाउंट में क्रेडिट ले सकता है, और इसके लिए एक्सेप्शन दिया गया है, लेकिन वो अमाउंट जितना क्रेडिट ले सकता है उस पर आरबीआई ने लिमिट लगा रही है 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये तक का उसमें क्रेडिट ले सकता है, और बाकी कोई भी कंडीशन में अगर वो चेक अकाउंट पे का है, क्रॉस अकाउंट पे चेक है, तब वह व्यक्ति जिसके नाम पर वो चेक है वही सिर्फ उसको अकाउंट में ले सकता है, बाकी और किसी के लिए भी बैंक जो है उस चेक को कलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशंस ऑफ बैंक अकाउंट एंड मनी मूल्स। क्रिमिनल ऑफन रिक्रूटेड थर्ड पार्टीज कॉल्ड मनी मूल्स टू यूज देयर बैंक अकाउंट्स टू लॉन्डर द प्रोसीड ऑफ फ्रॉड्स। बैंक मस्ट बी विजिलेंट अगेंस्ट दिस। If an account is found to be that of the money mules, it is deemed that the bank has not complied with KYC direction. अब जो फ्रॉडस्टर होते हैं, जो क्रिमिनल हैं, वो क्या करते हैं, बहुत सारे मनी मूल्स को अपने पास अपने साथ जोड़ते हैं। मनी मूल्स एक तरह से ऐसे लोग होते हैं जो अपना अकाउंट यूज करने के लिए दे देते हैं थर्ड पार्टीज को, जिससे क्या है ना कि वो इलीगल ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। जैसे हमने बात करी थी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जब हमने लेयरिंग की बात करी थी, तो लेयरिंग के अंदर क्या था कि वो बहुत सारे अकाउंट्स के अंदर बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स कर देता है, बहुत सारे अकाउंट्स में पैसा डालता है, फिर बहुत सारी ट्रांजेक्शन कर देता है। तो वो ट्रांजेक्शन करने के लिए वो जो अकाउंट्स यूज करता है वो होते हैं मनी मूल्स, ठीक है। तो बैंक को ये ध्यान रखना होगा और बैंक को विजिलेंट रहना होगा कि उसके बैंक के अंदर जो अकाउंट्स हैं उसमें मनी मूल्स ऑपरेट ना कर रहे हो, ठीक है। और अगर बैंक ऐसा नहीं कर पाता तो ये माना जाएगा कि बैंक ने केवाईसी डायरेक्शन का फॉलो नहीं किया है। नेक्स्ट है कोटिंग ऑफ पैन परमानेंट एड्रेस नंबर। एज पर द इनकम टैक्स रूल 114B, a customer PAN must be obtained and verified by bank while undertaking various specified banking transactions। तो इनकम टैक्स एक्ट 114B के तहत बैंक को कस्टमर का पैन नंबर, पैन कार्ड लेना अनिवार्य है और उसको वेरीफाई करना होगा जब भी वो वेरियस बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स करता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई कस्टमर बैंक के अंदर आकर 50,000 या उससे ज्यादा रुपया कैश में जमा कराना चाहता है, तब हम उससे पैन कार्ड की डिमांड करते हैं, और अगर वो पैन नहीं देता तो हम उससे फॉर्म 60 की डिमांड करेंगे। इफ द कस्टमर डज नॉट हैव पैन, द बैंक मस्ट ऑब्टेन फॉर्म 60 फॉर देम। तो ऐसी वेरियस सर्विस है जिसके लिए बैंक पैन कार्ड अनिवार्य है, और वो बैंक उनसे लेता है इनकम टैक्स एक्ट 114B के तहत। और सेलिंग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, व्हेन selling third party products to a working customer for the transaction 50,000 and above, the bank must verify their identity and address, and the transaction must be done through a debit on an account and against a check, not in cash। तो अगर बैंक थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल कर रहा है कस्टमर को, जब कोई बैंक किसी वॉक इन कस्टमर को, ऐसा कस्टमर जिसका बैंक के पास अकाउंट नहीं है लेकिन वो कुछ सर्विस के लिए बैंक के पास आया, लाइक कोई पैसा डिपॉजिट कराने आया, तो इस प्रकार के कस्टमर को बोलते हैं वॉकिंग कस्टमर। तो जब कोई बैंक किसी वॉकिंग कस्टमर को कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल करना जा रहा है, ठीक है, तो अगर वो ट्रांजेक्शन 50,000 और उससे ऊपर की है, अगर बैंक कोई थर्ड वॉकिंग कस्टमर को थर्ड पार्टी प्रोडक्ट लाइक म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस इस प्रकार के जो प्रोडक्ट सेल करना चाह रहा है और वो ट्रांजेक्शन जो है 50,000 या उससे ज्यादा की है, तब उस कंडीशन में बैंक को उस कस्टमर की आइडेंटिटी और एड्रेस जानने का पूरा अधिकार है, और बैंक को वो जानना होगा थ्रू देयर ओवीडीज, ठीक है। एंड वो जो ट्रांजेक्शन होगी वो कैश में नहीं हो सकती। उस ट्रांजेक्शन के लिए या तो उसको अकाउंट से ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी, अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, या फिर चेक देना पड़ेगा उस ट्रांजेक्शन करने के लिए। मानो कि उसे म्यूचुअल फंड के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, और वो वॉकिंग कस्टमर, उसका अकाउंट भी नहीं है, तो सबसे पहले तो उसका अकाउंट खुलवाना होगा, और अगर वो अकाउंट नहीं खुलवाना चाहता और उसका अकाउंट किसी दूसरे बैंक में है, तो उसको वो चेक देना होगा उस बैंक का, ठीक है। उसके अनुसार ही हम थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, और ये बात हम कर रहे हैं 50,000 रुपये से ऊपर के कस्टमर की, ठीक है, और वो ट्रांजेक्शन जो है कैश में नहीं हो सकती। तो इस टॉपिक में हमने ये बात करी कि हमको क्या क्या चीजें जो हैं अदर ऑपरेशन रेगुलेशन जो बैंक को मानने हैं, ठीक है, प्रोडक्ट वाइज वो क्या क्या हो सकते हैं, हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अगर डिमांड ड्राफ्ट हम इशू कर रहे हैं तो वो 50,000 से ऊपर, 50,000 या उससे ऊपर का है, तब वो कैश में नहीं हो सकता। फिर अगर चेक, डिमांड ड्राफ्ट और पे ऑर्डर्स हैं तो उसकी वैलिडिटी जो है 3 मंथ निर्धारित की गई है। अगर 3 मंथ की डेट निकल गई है तो वो उसकी वैलिडिटी जीरो होगी और बैंक उसको ऑनर नहीं करेगा। फिर
कलेक्शन ऑफ पेमेंट, कलेक्शन ऑफ अकाउंट पे चेक। अब अगर कोई अकाउंट पे चेक आता है, अकाउंट पे चेक क्या होता है कि उस पे उस चेक के ऊपर इस प्रकार से क्रॉस होता है और उस पे अकाउंट पे लिखा होता है। तो इसका ये मतलब होता है कि उस चेक के बदले किसी को भी कैश नहीं प्राप्त होगा, इसका जो पैसा है वो पेई जिसका नाम लिखा है उसी के अकाउंट में क्रेडिट होगा। ठीक है, और अकाउंट पे अगर चेक दिया है तो उसका पैसा सिर्फ पेई को ही मिलेगा और उसके वो भी अकाउंट में कलेक्ट होगा और कोई दूसरे पर्सन के उसका पैसा नहीं दिया जाएगा। और इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि अगर वो कोई कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, अगर कोई कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का अकाउंट है तो उसके अंदर 50,000 रुपये तक की जो अमाउंट है, 50,000 तक के अमाउंट का चेक जो है वो हम किसी दूसरे का भी स्वीकार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में 3 मेंबर हैं, ए बी और सी। ठीक है, और मान लो ए को किसी से पैसा मिला या सैलरी मिली कहीं से और उसका कहीं भी बैंक अकाउंट नहीं है, लेकिन वो जॉइंट अकाउंट होल्डर है, मतलब कोऑपरेटिव अकाउंट का अकाउंट है उसके पास और कोऑपरेटिव अकाउंट का मेंबर ये है। ठीक है, तो मेंबर होने के नाते वो उस कोऑपरेटिव बैंक के अंदर कोऑपरेटिव बैंक के अकाउंट के अंदर अपनी सैलरी का क्रेडिट ले सकता है। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है। बाकी वो किसी भी कंडीशन में कोई भी किसी दूसरे अकाउंट में चेक, अकाउंट पे का चेक क्रेडिट नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट्स एंड मनी मूल्स। अब क्रिमिनल जो है वो काफी मनी मूल्स का यूज करते हैं। मनी मूल्स मतलब कि वो व्यक्ति जो अपना अकाउंट किसी दूसरे को यूज करने दे फॉर मनी लॉन्ड्रिंग या कोई ट्रांजेक्शन के लिए, लेकिन ये ज्यादातर इलीगल एक्टिविटीज के लिए होता है और बैंक को ये मनी मूल्स को रोकना होगा। और अगर बैंक इनको नहीं रोक पाता तो ये माना जाएगा कि बैंक अपनी केवाईसी ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पाया। फिर बैंक को पैन कार्ड लेने का पूरा अधिकार है अंडर इनकम टैक्स रूल 114B। ठीक है, और अगर किसी व्यक्ति के पास पैन कार्ड नहीं है तो उसको फॉर्म 60 देना होगा। फिर अगर बैंक को थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल कर रहा है और 50,000 उससे ऊपर गया है तो उसके लिए बैंक को उस कस्टमर की आइडेंटिटी चेक करनी होगी, उसका एड्रेस प्रूफ मांगना होगा और उसकी जो ट्रांजेक्शन होगी वो उसके अकाउंट से डेबिट होनी चाहिए या फिर उसको चेक के थ्रू होगी, वो कैश में ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री, CKYCR। देखो हम केवाईसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब केवाईसी तो हम जानते हैं कि कस्टमर को जानने के लिए हम जो उसे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और वेरियस टाइम पे हम एज पर दे रिस्क हम उनसे डॉक्यूमेंट मांगते रहते हैं। लेकिन अब अगर हर बैंक केवाईसी लेगा तो इसमें दिक्कत क्या है ना कि सभी बैंक के ऊपर लोड बढ़ेगा। लेकिन वहां पे जरूरत लगी कि हम एक सेंट्रलाइज केवाईसी एजेंसी क्यों नहीं बना देते जो जिसके पास जो पूरे सभी बैंक से जो केवाईसी कलेक्ट हो रही है, तो अब जो बैंक केवाईसी कलेक्ट कर रहा है वो सेंट्रलाइज डेटाबेस पे उस कस्टमर की केवाईसी अपलोड कर देगा और फिर अगर कोई दूसरा बैंक उस केवाईसी रिकॉर्ड्स को यूज करना चाहे तो वो भी उसको आसानी से कर पाएगा। तो इसके लिए इंडिया में एक सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री बनाई गई, CKYCR। इसका ये काम था कि वो सभी बैंक के जो केवाईसी रिकॉर्ड्स हैं उसको एक डेटाबेस मेंटेन करना और जब किसी को जरूरत होगी तो उसको वह डेटा प्रोवाइड करवाया जाएगा और ये भी टाइमली मैनर से अपडेट होती रहेगी क्योंकि बैंक्स जो है वो पीरियोडिक अपडेशन करते रहेंगे तो इसकी CKYC के अंदर भी रिकॉर्ड अपडेट होता रहेगा। द सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री इज एन एंटिटी दैट इज ऑथराइज्ड टू रिसीव, स्टोर और रिट्रीव द KYC रिकॉर्ड्स फॉर द कस्टमर इन डिजिटल फॉर्म। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑथराइज सरसाई द एक्ट ऑफ द CKYCCR। और भारत सरकार ने सरसाई को ये अथॉरिटी दी हुई है कि वो CKYCCR के रूप में कार्य कर सकती हैं। अब ये किस प्रकार काम करती है? व्हेन ए बैंक ओपन ए न्यू अकाउंट इट मस्ट बी अपडेटेड द कस्टमर्स KYC इंफॉर्मेशन टू द CKYCER विद इन 10 डेज। तो अगर कोई बैंक किसी व्यक्ति का नया अकाउंट ओपन करता है तब उस बैंक को उस व्यक्ति की CKYCR पोर्टल पर मतलब CKYC उसकी अपडेट करनी होगी विद इन 10 डेज। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि बैंक कितने दिन में CKYC अपडेट करेगा, 10 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, और CKYCCR क्या करेगा, उसको उस कस्टमर को एक यूनिक नो योर क्लाइंट आइडेंटिफायर नंबर दे देगा, मतलब उसको एक ऐसा नंबर असाइन कर देगा, नो योर क्लाइंट आइडेंटिफायर। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि CKYC क्या करता है, KYC आइडेंटिफायर उसको नंबर दे देता है। और इसका फायदा ये होता है, मानो कोई एक व्यक्ति है राम, अब राम ने SBI में, राम का ऑलरेडी SBI में अकाउंट है। ठीक है, अब राम को जरूरत लगी कि वो अपना अकाउंट ICICI में और खुलवाना चाहता है।
अब सॉरी आईसीआईसी में खुलवाना चाहता है। अब राम जब आईसीआईसी के पास जाएगा ना, तो आईसीआईसी बैंक फिर उससे दोबारा केवाईसी डॉक्यूमेंट्स डिमांड करेगा। तब वहां पर राम अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट ना देते हुए आईसीआईसी बैंक को अपना केवाईसी आइडेंटिफायर नंबर प्रोवाइड करवा देगा, केवाईसी आइडेंटिफायर नंबर प्रोवाइड कर देगा। तो इससे होगा क्या कि जो आईसीआईसी बैंक होगा ना, आईसीआईसी बैंक इस केवाईसी आइडेंटिफायर नंबर से सीकेवाईसी की रजिस्ट्री से, सीकेवाईसी सीआर की रजिस्ट्री से राम का जो डेटा है वो रिट्रीव कर लेगा। मतलब उसको राम की केवाईसी प्राप्त हो जाएगी सीकेवाईसी रजिस्ट्री से। इसमें मतलब राम को दोबारा से आईसीआईसी बैंक को अपनी केवाईसी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं होगी। इसीलिए केवाईसी डॉक्यूमेंट ये सीकेवाईसीआर बनाया गया, सेंट्रल रजिस्ट्री सॉरी सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री। ठीक है, अब इसका दोनों तरफ दोनों को फायदा है, बैंक्स को भी और कस्टमर को। कस्टमर को ये फायदा है कि कस्टमर को बार बार अपनी केवाईसी देने की जरूरत नहीं होगी, और बैंक को ये फायदा है कि बैंक को एक वेल डिजाइन तरीके से केवाईसी मिल जाएगी, वो भी ऑथराइज चैनल के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। अब बैंक सबसे पहले तो ये जानना है कि ट्रांजेक्शन किसको मानता है, और बैंकों के लिए ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करना क्यों जरूरी है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांजेक्शंस monitoring is fulfill the bank obligation to furnish prescribed report to financial intelligence unit India। अब हमने लास्ट चैप्टर में यह बात करी थी कि बैंकों को वेरियस तरह की रिपोर्ट्स जो है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को टाइमली मैनर पर देनी होती है, लाइक कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, ठीक है, नॉन ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, एनटीआर करके रिपोर्ट थी। इस प्रकार की रिपोर्ट जो है वो मंथ के अंदर हर मंथ बैंकों को देनी होती है, हर मंथ बैंक को देनी होती है नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख तक। ठीक है, अब ये हम जानते हैं, और ये बैंकों के लिए ऑब्लिगेशंस है अंडर पीएमएलए एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर बैंकों की ऑब्लिगेशन है कि उनको ये रिपोर्ट्स देनी होती हैं। इसीलिए बैंकों की ट्रांजेक्शन की मॉनिटरिंग करना जरूरी है। बैंक मस्ट पे स्पेशल अटेंशन टू ऑल कॉम्प्लेक्स यूजुअली लार्ज ट्रांजेक्शन एंड ऑल अनयूजुअल पैटर्न टू हैव दैट नो अपरेंट इकोनॉमिक एंड लॉफुल पर्पस। और बैंकों को ज्यादा ध्यान उन ट्रांजेक्शन पर देना होगा जो कि एक तो लार्ज ट्रांजेक्शन हो, बहुत बड़ी ट्रांजेक्शन हो, और उनका जो पैटर्न है वो पैटर्न यूजुअल ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक व्यक्ति है जिसकी सैलरी 30,000 रुपये है, अब बैंक उसकी इनकम जानता है, लेकिन अचानक से उसके अकाउंट के अंदर 40 लाख रुपए क्रेडिट हो जाता है, तब ये एक तरह से अनयूजुअल पैटर्न होगा। तो इस प्रकार के पैटर्न्स को पकड़ने के लिए और बैंकों को मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकने के लिए ट्रांजेक्शन की मॉनिटरिंग करना बहुत ही जरूरी है। अब ट्रांजेक्शंस क्या होती हैं और सस्पिशियस ट्रांजेक्शन क्या होती हैं, मतलब बैंक किसको ट्रांजेक्शन समझेगा और किसको सस्पिशियस ट्रांजेक्शन समझेगा। ट्रांजेक्शन फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट द टर्म्स कवर ए वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज। तो ट्रांजेक्शन सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही बैंक ट्रांजेक्शन नहीं मानता, बैंक नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को भी ट्रांजेक्शन मानेगा। फॉर एग्जाम्पल इंक्लूडिंग द ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट। अब अगर आप कस्टमर ने बैंक में आकर बैंक अकाउंट ओपन कराया तो उसको भी बैंक ट्रांजेक्शन के रूप में देखेगा। ठीक है, डिपॉजिट विड्रॉल्स, अगर कोई पैसा जमा कराया जाता है या निकाला जाता है तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तो ट्रांजेक्शन मानेगा ही। द यूज ऑफ सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स, अगर बैंक के अंदर सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स का यूज करता है कस्टमर, एंड एंटरिंग इनटू एनी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, मतलब और कस्टमर बैंक के बीच में कोई फिड्यूशियरी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होती है, मतलब ट्रस्ट की रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होती है, लाइक किसी भी प्रोडक्ट के लिए, चाहे वो लॉकर की सुविधा ले रहा है, चाहे वो लोन ले रहा है, मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा कस्टमर ले रहा है तो उसको बैंक जो है ट्रांजेक्शन मानेगा। ठीक है, और सस्पिशियस ट्रांजेक्शन क्या होती है, ये ट्रांजेक्शंस इंक्लूडिंग एन अटेम्प्टेड ट्रांजेक्शन दैट गिव राइज टू ए रीजनेबल सस्पिशन दैट इट मे इन्वॉल्व द प्रोसीड ऑफ क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग और मे इन्वॉल्व द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। और ऐसी ट्रांजेक्शन, और वो ट्रांजेक्शन जो कंप्लीट ना हुई हो, अटेम्प्ट करी हो ट्रांजेक्शन लेकिन वो ट्रांजेक्शन अटेम्प्ट ना की हो, तो इस प्रकार की जो ट्रांजेक्शन और जिसका कोई रीजन जो है सस्पिशियस लगे, मतलब बैंक के कर्मचारी को या उसकी कोई अनयूजुअल पैटर्न हमको दिखे, तो ऐसी ट्रांजेक्शन को सस्पिशियस ट्रांजेक्शन की लिस्ट में बैंक रखेगा और उसको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को रिपोर्ट करेगा एवरी 7 डेज के अंदर। हर 7वें दिन बैंक को रिपोर्ट करना होता है, मतलब जब सस्पिशियस एक्टिविटीज हुई तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर बैंक को रिपोर्ट करना होगा, जिससे कि बैंक मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल और टेररिज्म को रोक सकता है। तो हम ये समझे हैं इसमें कि ट्रांजेक्शंस वो होती हैं, तो सबसे पहले तो ट्रांजेक्शन की मॉनिटरिंग जरूरी है। मॉनिटरिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि हम ऑब्लिज्ड हैं, क्योंकि हमको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की को रिपोर्ट करना होता है
अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है, तब हमको ट्रांजेक्शन करना जरूरी है। अब ट्रांजेक्शन हम किसको समझेंगे, नॉट ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को भी हम ट्रांजेक्शन को समझेंगे। अगर कोई व्यक्ति अकाउंट खुलवा लेता है, डिपॉजिट करता है, विड्रॉल करता है, या सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स बैंक का यूज करता है, या फिर कोई भी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप के अंदर कस्टमर और बैंक आते हैं, तो वो सब तरीकों को हम ट्रांजेक्शन बोलते हैं। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, ऐसी ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग अटेम्प्टेड ट्रांजेक्शन दैट गिव रीजनेबल सस्पिशन। अब ऐसी कोई ट्रांजेक्शन जिसमें बैंक को ये लगता है कि ये कोई इसका सस्पिशन की नजर से देखा जा रहा है, जैसे कोई व्यक्ति जो दिखने में बहुत गरीब लग रहा है लेकिन वो बहुत ज्यादा पैसा बैंक में लगातार जमा करा रहा है, ठीक है, या ये हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बार बार पैसा जमा करा रहा है फिर उसी दिन उसको विड्रॉ कर रहा है, तो इस प्रकार की जो ट्रांजेक्शन है तो बैंक उसको सस्पिशियस नजर से देखेगा और उसको 7 दिन के अंदर अंदर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को रिपोर्ट करेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिकॉर्ड मैनेजमेंट। एज पर पीएमएलए बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू, अब बैंक को रिकॉर्ड मैनेजमेंट करना होता है, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स बैंक कर रहा है तो उसका मिनिमम जो है बैंक को रिकॉर्ड मैनेजमेंट करके चलना होता है फॉर फ्यूचर पर्पस। मेंटेन ऑल नेसेसरी रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स एट लीस्ट 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स। तो बैंक जितनी भी ट्रांजेक्शन कर रहा है हर ट्रांजेक्शन का मिनिमम बैंक को 10 साल तक अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। रिकॉर्ड मेंटेन का मतलब यह है कि उसके रिलेटेड कोई फाइल, कोई वाउचर, ठीक है, जैसे कोई बैंक कस्टमर आया, चेक दिया, तो चेक से ट्रांजेक्शन करके चलेगा, लेकिन बैंक को उस चेक को, फिजिकल चेक को 10 साल तक संभाल के रखना होगा। तो ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड को बैंक को 10 साल तक संभाल के रखना है। preserve the record pertaining to the identification of customer for at least 10 years after the business relationship has ended। और अगर कोई व्यक्ति बैंक में आया और उसने कस्टमर उसने अपना जो अकाउंट है वो क्लोज करवा दिया, ठीक है, तो हमारी रिलेशनशिप जो है खत्म हो गया है, तो उसके बाद भी बैंक को कस्टमर के आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो है, मतलब उसके केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स या उसके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, इस प्रकार के जो डॉक्यूमेंट है इनको भी 10 साल तक संभाल कर रखना होगा। मेक दीज रिकॉर्ड्स अवेलेबल टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपॉन रिक्वेस्ट। और अगर ये रिकॉर्ड हमको अवेलेबल रखने होंगे जब भी हम हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या किसी के द्वारा लीगली हमसे डिमांड करी जाती है उनके डॉक्यूमेंट की, तब हमको वो डॉक्यूमेंट्स को अवेलेबल रखना होगा। दिस चेंज फ्रॉम 5 years to 10 years was introduced through PML मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड थर्ड अमेंडमेंट रूल 2023 नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट। अब हुआ क्या था, मैंने ना आपको लास्ट चैप्टर के अंदर ये बताया था कि आपको ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड को 5 साल तक रखना होता है संभाल के, ठीक है, जो कि गलत था। अभी क्या हुआ, 2023 के अंदर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर थर्ड अमेंडमेंट लाया गया, जिसके अंदर ये बताया गया कि अब मिनिमम जो है 5 साल की जगह 10 साल आपको ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड को भी संभाल कर रखना होगा। तो आप उसको जरूर एक बार करेक्ट कर लेना कि अब बैंक के पास कोई भी तरह के रिकॉर्ड हो, ठीक है, चाहे वो ट्रांजेक्शन की हो चाहे उनकी रिकॉर्ड कीपिंग हो, किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स की, तो वो बैंक को मिनिमम 10 साल तक संभाल कर रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर क्या है ना, हमारा ये तो चैप्टर जो है खत्म होता है, थर्ड चैप्टर। अब इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको क्विक रिवीजन जो है इस चैप्टर की उपलब्ध करवाई है। आप इस चैप्टर को शॉर्ट में अगर पढ़ना चाहें तो आप क्विक रिवीजन पढ़ सकते हैं। वीडियो के बाद आप इसको एक बार जरूर देख लेना और आप एग्जाम में जाने से पहले एक बार रिपीट जरूर करना है। और बाकी ये जो क्विक रिवीजन है, मैं जब अपना सिलेबस पूरा जो कोर्स है, कोर्स की पूरी वीडियो जो अगर जब मैं डाल दूंगा, उसके बाद मैं आपको ये क्विक रिवीजन के बेस पर आपको वेरियस क्वेश्चन जो है, क्वेश्चंस की वीडियो भी बनाकर बता दूंगा। बाकी आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो भी आपको लास्ट में उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन अब ये जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इसमें क्या आपको शॉर्ट के अंदर हर चीज आपको मिल जाएगी, इसमें कोई भी चीज स्किप नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा एमसीक्यू, इस चैप्टर के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जिस एग्जाम पैटर्न पे जैसे रहते हैं उस प्रकार से मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, द डैश is a centralized repository for store the KYC records of customer in digital form and assign a unique KYC identifier to them। तो कौन है जो कस्टमर के KYC रिकॉर्ड मेंटेन करता है और उसको एक यूनिक आइडेंटिफायर नंबर देता है? तो NPCI नहीं है, UIDAI नहीं है, सेबी नहीं है, तो कौन है? सेंट्रल KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री, CKYC CR। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में मिलेंगे।
अब ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लग रहा होगा क्योंकि आपने अभी इसको पढ़ा है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि एक बार आप क्विक रिवीजन जरूर पढ़ें, ठीक है। और ये 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे, मैंने वो आपको प्रोवाइड करवा दिया। मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफी देखे जाते हैं, तो उसका भी एक सैंपल मैं आपको प्रोवाइड करवा दिया हूँ। और इस क्वेश्चन के आपको लास्ट में मिल जाएंगे आंसर्स और एक्सप्लेनेशन। और ये क्विज, अगर ये एमसीक्यू आप पढ़ना नहीं चाहते, इसका क्विज लगाना चाहते हैं, तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां जाकर भी ये क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये सभी पीडीएफ जो हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी।